ओके, अभी अपील्स एंड रिविजन के क्वेश्चन करते हैं। सी, अपील्स एंड रिविजन में क्या है, ज़्यादा लाइकलीनेस होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों अपील मतलब क्या है, कोर्ट कचहरी की बात हो रही है, और एग्जाम में क्या केस लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं ना, और अपील्स के टॉपिक में ही केस लॉ ज़्यादा क्रिएट होता है। क्योंकि सी, जब तक असेसमेंट होता है तब तक तो असेसमेंट ही हो रहा है ना। झगड़ा झगड़ी कब होता है, जब बंदा अपील में आता है, तब हाई कोर्ट जजमेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आते हैं, और वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लाइकली है। इसमें तुम लोग भी देखोगे ना, मैंने असेसमेंट के कम सम्स और अपील्स में ज़्यादा सम्स लिए थोड़े। ओके, और अपील्स के ना मेजॉरिटी सम्स तो अपने प्रैक्टिस मैनुअल में है, लेकिन लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ना, वो मैं बताऊंगा तुमको। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ना, वो कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या एक्स्ट्रा नए ऐड किए। बाकी इनिशियल क्वेश्चन तुमको सेम फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल मिलेगा, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गिवन एवरीथिंग ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, ओनली द सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सी, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की कहानी इतनी लंबी है ना, ये पूरे को डिटेल में मैं बाद में चाहिए तो रीड कर लूंगा। पहले मैं अपना वर्जन बता देता हूं इस पूरे क्वेश्चन का। सी, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ है। क्वेश्चन हुआ ना अपील्स का, क्वेश्चन नंबर 1। सी, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, स्वीडन में एक कंपनी है डेल्टा नाम की, उन लोग ने इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचा है। ओके, और वो सॉफ्टवेयर का उनको पैसा मिल रहा है। अब झगड़ा क्या हो रहा है में, जब इंडिया वाला जो कंपनी है XYZ, वो लोग डेल्टा को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें TDS काटना चाहिए कि नहीं। तो पहले व्हाट डू यू थिंक, TDS काटना चाहिए कि नहीं? ठीक, जनरल रूल है NR की हर इनकम पे TDS कटना चाहिए, प्रोवाइडेड वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया, इफ इट इज लायबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, एक और इनकम लायबल है इंडिया में, तो पक्का TDS आएगा। और NR का TDS का फेमस सेक्शन है 195। ओके, तो इधर अपने को ये डिटरमाइन करना है कि ये डेल्टा की सॉफ्टवेयर बेचने वाली इनकम, इज इट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया? इफ द इनकम is accrued in इंडिया, देन तो उस पर TDS आना ही चाहिए ना। तो टेल मी, इसका क्या रूल है, इनकम इंडिया में अक्रू हुई कि नहीं, कैसे मालूम पड़ता है? उसके लिए ना पूरा सेक्शन है, सेक्शन 9, वो NR टैक्सेशन में मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो सेक्शन 9 में लिखा है कि बिजनेस जैसी इनकम होती है ना, बिजनेस जैसी इनकम, वो इंडिया में अक्रू हुई कब मानते हैं? अगर NR का इंडिया में P है, अगर NR का इंडिया में P है, देन इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, लेकिन वो PGBP इनकम के लिए, PGBP। बट फॉर अदर इनकम्स P का क्राइटेरिया नहीं है। और इधर पता है झगड़ा यही हुआ था, असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा था कि ये सॉफ्टवेयर के लिए जो पैसा मिल रहा है ना, ये PGBP इनकम नहीं है, इट्स अ रॉयल्टी इनकम, इट इज रॉयल्टी इनकम। और अगर रॉयल्टी इनकम प्रूव हो गया ना, तो इंडिया में उनका P ना भी हो ना, तो इंडिया में टैक्स आ जाएगा। किसको टैक्सने की बात करें, डेल्टा को? ये रियल लाइफ केस है रिलायंस कम्युनिकेशन का। ये जो XYZ बैठा है ना मेरी ड्राइंग में, वो रिलायंस कम्युनिकेशन है। तो ये जो डेल्टा है, उसको इंडिया में टैक्सना है, तो अगर वो PGBP इनकम प्रूव होगी तो इट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया ओनली इफ दे हैव P, बट इफ इट इज नॉट PGBP देन इट कैन बी टैक्स्ड इन इंडिया, ऐसे। तो यही झगड़ा है कि सॉफ्टवेयर बेचने को हम लोग PGBP इनकम बोलेंगे कि रॉयल्टी इनकम। तो सी, इधर असेसी ने एक्चुअली तो ना AO को भी, मतलब असेसी को भी कंफ्यूजन था, तो उसने AO को बोला कि आप बताओ ना इस पे TDS काटना चाहिए कि नहीं। तो AO ने क्या बोला, भाई इस पे तो TDS काटना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सॉफ्टवेयर बेचा है, तो उसके लिए जो पैसा मिला इट इज इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी, और रॉयल्टी इनकम है, मतलब वो PGBP नहीं है। और PGBP नहीं है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, रॉयल्टी इनकम तो इंडिया में टैक्स आ जाएगा, तो इस पर तो TDS काटना चाहिए। ये असेसी ने AO से पूछा था। और पता है ऐसा सिस्टम है इंडिया में, कि कभी भी NR से पाला पड़े, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि उस पर TDS आएगा कि नहीं आएगा, तो यू कैन आस्क AO। क्योंकि सी, NR के मामले में इंडिया में इनकम अक्रू हुई कि नहीं, वो भी कंफ्यूजिंग मैटर होता है ना। तो इफ देर इज अ कंफ्यूजन यू कैन टॉक टू AO। एडवांस रूलिंग भी लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अपने AO को भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ इस पे TDS आएगा कि नहीं। तो AO ने बोला भाई इस पे तो TDS आएगा ही, क्योंकि ये रॉयल्टी इनकम है। लेकिन असेसी को मंजूर नहीं था, क्या बात कर रहे हो, TDS आएगा, सवाल ही नहीं है।
डेल्टा ने सॉफ्टवेयर बेचा है, मतलब कोई गुड्स बेचा है इंडिया में, और गुड्स बेच के इनकम आती है, वो तो पीजीबीपी है। और पीजीबीपी के लिए तो डेल्टा के इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तो ही टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो ही टीडीएस आएगा ना। ये एसएससी का स्टैंड था। ये देखो मैंने एसएससी का स्टैंड लिखा है, पढ़ो। एसएससी ने क्या बोला है? सॉफ्टवेयर बेचना बाय डेल्टा इज सेल ऑफ गुड्स। सॉफ्टवेयर इज जस्ट गुड्स, और जब कोई गुड्स बेचता है तो इनकम को पीजीबी बोलते हैं ना। और वो टैक्सेबल क्यों नहीं होनी चाहिए इंडिया में? क्योंकि इस केस में ना, जो स्वीडन वाली कंपनी है ना, उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो टीडीएस भी नहीं आना चाहिए। ये एसएससी का ओपिनियन था। बट व्हाट इज एओ's ओपिनियन? इट इज रॉयल्टी इनकम। सॉफ्टवेयर को गुड्स की नजर से मत देखो, सॉफ्टवेयर है, इधर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, और किसी के इंटेलिजेंस का आप उसको कीमत चुकाते हो तो रॉयल्टी है भाई। तो ये एओ का स्टैंड था कि इट इज अ रॉयल्टी इनकम, और रॉयल्टी इनकम में इंडिया में पी नहीं भी हो ना, तो भी इंडिया में टैक्स आ जाएगा। देखो क्या लिखा, इवन इफ एनआरएस नो पी इट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया, और टैक्स्ड इन इंडिया तो टीडीएस भी बनता है। ये झगड़ा हो गया किसके बीच में? एसएससी और एओ के बीच में। तो झगड़ा हुआ तो कहाँ जाते हैं हम? अपील में। अपील के 4 स्टेप बताओ ना, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो एसएससी, और पता है इधर एसएससी अग्रीड था, तो एओ तो क्या चाहता है, इसका टीडीएस कटे, टीडीएस कटे, टीडीएस काटना है, और एसएससी वो सिंह सवाल ही नहीं, इस पे टीडीएस आता ही नहीं, मैं केस कर लूंगा। तो उससे अपील में गया, और सीटा ने पता है उसके फेवर में जजमेंट दिया। ये देखो सीटा, सीटा ने बोला हाँ एसएससी सही बोल रहा है कि डेल्टा ने तो गुड्स बेचे हैं ना इंडिया में, और गुड्स बेच के तो पीजीबीपी आता है, और ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इंडिया में उनका पी नहीं है। तो सीटा ने एसएससी का फेवर किया, तो ये केस अटक गई। मतलब एसएससी जीत कैसे सकता है? और एसएससी की जीत इस डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील करता है। तो उन लोग काउंटर अपील किए किधर? आईटैट में। तो ये देखो आईटैट डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया। अरे आईटैट ने डिपार्टमेंट के फेवर में बोल दिया कि हाँ ये तो रॉयल्टी इनकम है, सॉफ्टवेयर को तुम गुड्स की नजर से कैसे देख रहे हो? सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी का इंटेलिजेंस है, वो यूज करके नहीं क्या पैसा दे रहे हो, तो इट इज रॉयल्टी नेचर, और उसमें पी थोड़ी देखने का हो, तो टैक्स आएगा ही। तो ये आईटैट ने एओ के फेवर में बात की। तो टेल मी, एओ के फेवर में आईटैट गया तो एसएससी नाराज हो गया। तो एसएससी ने क्या किया में आईटैट को रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन किया। तुमको पता है रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन क्या होता है? कभी भी आईटैट कोई जजमेंट देता है और उसमें लगे यार आईटैट से कोई अपेरेंट मिस्टेक होगी, कौन सी? अपेरेंट मिस्टेक, तो हम लोग आईटैट को इन्फॉर्म कर सकते कि सर जी आप बड़े रिस्पेक्टेड लोगों, हम रिस्पेक्ट करते, लेकिन आपसे कुछ अपेरेंट मिस्टेक हो गई है तो इसको जरा करेक्शन कर दो ना। तो हम लोग करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते। उसका पता है टाइम लिमिट क्या है? पढ़ाई करने वाले लोग जानते हैं कि आईटैट ऑर्डर पास करता है ना, उस महीने के एंड से 6 महीने में वी हैव टू अप्लाई कि प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक, देयर इज सम अपेरेंट मिस्टेक। तो ऐसा एसएससी ने आईटैट को किया। क्यों एसएससी क्या बोल रहा है? अरे आईटैट आप मिस्टेक कर रहे हो कुछ, मैं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए, मैं तो क्या, सीटा भी ऐसा बोल रहा है, आप एओ का कैसे फेवर कर रहे हो? आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ऐसा मिस्टेक करके अपेरेंट मिस्टेक का एप्लीकेशन डाल दिया। ओके, और प्लस एसएससी ने हाई कोर्ट में भी केस ठोक दिया। 2 चीज साथ में चालू कर दी। अरे कोई आईटैट से पीड़ित होता है ना, अपने पास 2 ऑप्शन है। क्या? अगर आईटैट ने कोई छोटी मोटी पीड़ा दी है अपेरेंट मिस्टेक की, तो आईटैट को ही बोल, सिली मिस्टेक के लिए हाईकोर्ट थोड़ी जाएगा यार। लेकिन आईटैट ने कोई बड़ा ब्लंडर कर दिया है जिससे अपना कत्ल हो गया, तो हाईकोर्ट जाएंगे। तो इसने दोनों रेमेडी इस्तेमाल कर दी। जैसे आईटैट से पीड़ित हुआ ना, तो उसने आईटैट को भी रिक्वेस्ट कर दिया, सर जी शायद आपसे कुछ अपेरेंट मिस्टेक होगी, इसको जरा चेंज कर दो। प्लस उसने हाईकोर्ट में भी केस कर दिया। हाईकोर्ट में केस करने का टाइम क्या है? आईटैट का जजमेंट आता है उसके 120 डेज में। उससे हाईकोर्ट में भी केस कर दिया। अब हाईकोर्ट में तो केस लंबा चलता है, इतने में आईटैट का जवाब आ गया। आईटैट में अप्लाई करने का टाइम क्या था? रेक्टिफिकेशन 6 मंथ्स बोला था ना। रिप्लाई कब आएगा उसका टाइम नहीं दिया है लॉ में, लेकिन उनका रिप्लाई फटफट आ गया। और आईटैट ने बोला हाँ यार हमने गड़बड़ कर दी है,
एसएससी तू सही है, एसएससी के फेवर में दे दिया। अरे पहले एओ ने किसकी, सॉरी पहले आईटैट ने किसकी साइड ली थी, एओ की, फिर उसने दल बदल दी, दल बदलू, फिर वो एसएससी वाला नहीं, एसएससी तू सही है, हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आईटैट ने रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया इन दी फेवर ऑफ एसएससी। अब बताओ आईटैट ने सही किया था? आईटैट अपना जजमेंट नहीं बदल सकता, है ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ऐसी इमेज होनी चाहिए इन लोग की, मतलब एक बार जो इन लोग ने जजमेंट दे दिया उनका जजमेंट बदल नहीं सकता है। जैसे मैं आईटैट हूँ, जजमेंट देने के बाद मुझे कितना भी गिल्टी लग रहा है ना, यार मैंने क्या घटिया जजमेंट दिया है, कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट चेंज माई जजमेंट। मेरे जजमेंट में अगर खामी है हाई कोर्ट बदलेगा, हाई कोर्ट के जजमेंट में खामी है सुप्रीम कोर्ट बदलेगा। खुद जजमेंट देके खुद ही बदलोगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। कि आज हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं इस उम्मीद में कि वो लोग एक प्रॉपर जस्टिस देंगे, वो लोग ही कंफ्यूज बैठे, तो कैसे चलेगा। तो पता है, ये मैंने तुमको रेगुलर लेक्चर पढ़ाया था कि आईटैट कैन नॉट रिव्यू, इट कैन रेक्टिफाई। रिव्यू मीन्स चेंजिंग द जजमेंट। मैंने ऐसा भी पढ़ा था, बोला था फर्स्ट व्यू शुड बी द लास्ट व्यू, देयर शुड बी नो रिव्यू। और इन्होंने रिव्यू कर लिया। जजमेंट बदलने का मतलब क्या है, रिव्यू। चलो अपेरेंट मिस्टेक है ना, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स आता है आजकल, उससे 20% मार दिया, तो चलो ये तो एक सिली मिस्टेक है, इंसान से हो ही जाता है, तो ऐसे सब ठीक है, ऐसी मिस्टेक है तो सुधार सकते हैं। लेकिन जजमेंट ही बदल दिया। पहले उसने साइड किसकी ली थी, एओ की, अब उसने एसएससी के फेवर में जजमेंट दे दिया। जजमेंट नहीं बदल सकते, ये गलत किया था। तो ये आईटैट ने गलत किया था। फाइनल आंसर आईटैट गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तुमको पता है ऐसे बहुत केस लो है, ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस, मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से पढ़ा रहा हूँ यार। और ऐसे मेरी नजरों के सामने कई जजमेंट आए। इधर एक स्टैंडर्ड डायलॉग चिपका देना चाहिए, आईटैट कैन नॉट रीयर रिव्यू, ये सब वर्ड लिख देना चाहिए। ओके, इट कैन, देयर फर्स्ट जजमेंट शुड बी द फास्ट, दे कैन नॉट चेंज द ओपिनियन, दे कैन नॉट रीयर। रीयर मतलब वापस सुनवाई कर दी, केस वापस खोल के वापस सुनने लगे। पागल हो गया, इतना केस की सुनवाई होने का जजमेंट दिया, खत्म। यू कैन नॉट रीयर द अपील, यू कैन नॉट रिव्यू, यू कैन नॉट चेंज योर ओपिनियन। ऐसे बहुत केस लो हुए। अभी तुमको जुडिशियल अपडेट का भी मैं वीडियो डालूंगा ना, जुडिशियल अपडेट मई 26 में, उसमें भी ऐसा एक केस आया है। अभी मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि मैं मई 26 का जो जुडिशियल अपडेट है वो अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ ना, तो उसका अलग डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी से बता रहा हूं कि उसमें भी ऐसा एक पॉइंट आया था रीसेंट केस लॉस में। सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन कहानी अलग होगी। जी इधर है ना, इतने लोग को ये डाउट है सर फिर बाद में एक्चुअली क्या सही है। तो सी, सॉफ्टवेयर बेच के जो पैसा मिलता है ना, वो रॉयल्टी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स अपॉन द टर्म। जैसे सॉफ्टवेयर बेचा है और अपने को सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन का पूरा राइट्स वगैरह मिल गया है, मतलब ऐसे नहीं कि खाली सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने मिला है, देन इट इज नॉट रॉयल्टी। बट सॉफ्टवेयर मिल गया, अपने को मॉडिफाई करने मिल रहा है, उसके अंदर सब छेड़छाड़ करने, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह मिल गया ना, देन इट इज रॉयल्टी। लेकिन कोई किसी सॉफ्टवेयर बना, चलो इसको यूज करो, यूज करने का पैसा दे रहे, देन इट इज नॉट रॉयल्टी। बट अगर अपने को सॉफ्टवेयर यूज के साथ उसको मॉडिफाई करने मिल रहा है, छेड़छाड़ करने मिल रहा है, चेंजेस करने मिल रहा है, देन इट इज अपने को किसी का कॉपीराइट ही मिल गया है। ओके, और सी कई वजह से हम लोग भी टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑफिस में, तो अपने टैली को छेड़ थोड़ी सकते हैं, टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और कितने आजकल तो कितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, मैं खुद मोबाइल में अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप भी सॉफ्टवेयर है, मेरा लेक्चर ऐप के थ्रू देखते हैं ना कितने लोग, वो भी सॉफ्टवेयर है। मैं वो सॉफ्टवेयर को छेड़ सकता हूँ कि आई एम जस्ट यूजिंग। तो यूजिंग का इनकम नॉर्मल पीजीपी भी होता है। पर अगर मेरे को सॉफ्टवेयर मिल गया, किसी सॉफ्टवेयर बना के दिया, देखो शिरीष सर आपके वीडियो लेक्चर के लिए हमने एक ऐप बना के दे दिया है, अब ऐसा ऐप है आपको इसके अंदर जो चेंज करना है करो, मतलब मॉडिफिकेशन का राइट्स मिल गया, मतलब कॉपीराइट ही मिल गया, देन इट इज रॉयल्टी। तो plain use of software where you can just enjoy the software does not amount to royalty.
ऐसा भी डिस्कशन जुडिशियल अपडेट में होने वाला है, याद रखना, इसमें मैं थोड़ा स्ट्रेस करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का प्लेन यूज नहीं मिला है, सॉफ्टवेयर मिला, उसको छेड़ो, जो करना है करो, हमने तो बनाया, आपको रिवैम्प करके जैसा करना है कर दो, तो अपने को पूरा कॉपीराइट मिल गया, देन द कंसिडरेशन इज रॉयल्टी। पर क्या पड़ता है, रॉयल्टी बना तो इंडिया में विदाउट पी भी टैक्स आ जाएगा। तो एनीवेज, इस कहानी के अंदर अपने को ये नहीं एक्चुअली घुसना है, सर फिर बताओ ना इसका क्या करें, वो नहीं, अपने को इधर क्या पढ़ना था, आईटेट जजमेंट नहीं बदलना चाहिए। कहानी में मत घुस, कहानी की असलियत तो मैंने बता दी क्या होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। इफ यू आर सिंपली गेटिंग द यूज एंड द बेनिफिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट मॉडिफिकेशन राइट्स, देन इट कैन नॉट बी रॉयल्टी। बट वो नॉलेज अभी टेस्ट नहीं हो रहा है ना। इधर बच्चों क्या बोल रहे हैं, आईटेट ने जजमेंट बदला, चलता है ऐसा? नहीं चलता। अब सी ये तुमको सिखाने के बाद भी है ना, मैं ना इसकी रीडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन रीड करते टाइम कुछ शब्द समझते ही नहीं है। मैं अपने वर्जन से तो एकदम सिंपल लगा ना, लेकिन अभी यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कभी कभी कोई वर्डिंग्स नहीं समझती, तो मैं थोड़ा रीडिंग करूंगा। क्वेश्चन हो चुका है, जस्ट टू एक्सप्लेन सर्टन वर्ड्स। ये देखो, XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये था ना अपना XYZ, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर with Delta, a non-resident company based in Sweden. It filed an application under 195(2) before AO to make payment to NR for purchase without TDS. मतलब AO से परमिशन ले, मैं TDS के बगैर पे करूँ, चलेगा ना? चलेगा ना? AO ने मना कर दिया। ये देखो, assessee contended that non-resident company had no P in India, and in terms of data between India and Sweden, no tax should be deducted on the same. TDS नहीं आना चाहिए क्योंकि स्वीडन वाली कंपनी का इंडिया में पी नहीं है, तो टैक्स आना। ये तो असेसी का स्टैंड बता रहे लोग, असेसी का वही स्टैंड था ना। असेसी का स्टैंड मतलब असेसी कंटेंडर लिखा है ना, उसका स्टैंड है। AO रिजेक्टेड द असेसीज एप्लीकेशन on the grounds that the consideration for software licensing constituted royalty and it was liable to be taxed in India। मतलब उस पर इंडिया में टैक्स आना चाहिए क्योंकि रॉयल्टी, और रॉयल्टी में पी हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड डायरेक्टेड द असेसी टू डिडक्ट TDS, और 10% TDS काटने का उसने डायरेक्ट किया। बाय द वे, इन दिनों में रॉयल्टी इनकम में 20% टैक्स लगता है। अरे आज की तारीख में ना एक सेक्शन है 115A, उसमें अगर नॉन रेसिडेंट लोग इंडिया से रॉयल्टी कमाते हैं ना, तो उस पर 20% टैक्स है। लेकिन ये केस पुराने ज़माने का है ना, केसेस तो पुराने ज़माने के होते, जजमेंट आ जाते हैं ना, तो पुराने ज़माने में 10% होता था। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो ना। मतलब AO ने क्या बोला, इस पर TDS काटो 10%। फिर देखो, ऑन अपील सीटा पास्ट एन ऑर्डर इन द फेवर ऑफ असेसी, मैंने ऐसे ही बोला था, उसकी फेवर में था। ऑन फर्दर अपील आईटैड अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ पास बाय AO। ये वर्ड मुझे बताना था। अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। तो अपहेल्ड को सपोर्ट की तरह पढ़ो ना, आईटैड अपहेल्ड में सपोर्टेड द ऑर्डर पास बाय AO। मैंने ऐसे ही बताया था ना, AO की साइड ली उसने। ऑन द ग्राउंड्स दैट द पेमेंट मेड फॉर सॉफ्टवेयर आर इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी, TDS आना चाहिए। तो अपहेल्ड वर्ड कभी भी लिखा ना, मतलब सपोर्ट किया, AO को सपोर्ट किया। फिर तो मतलब अभी असेसी नाराज हो गया ना। फिर असेसी ने क्या किया, फाइल्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन। कि कुछ वर्ड है ना, रट लो, मैं तो बता रहा हूं। कभी भी मिसलेनियस एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन आया ना, मतलब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। ये लीगल वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर टर्म है। मैं तुमको अपील्स के टॉपिक पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन करके पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा था, लेकिन उसका लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो कभी भी क्वेश्चन में मिसलेनियस एप्लीकेशन करके आया, मतलब हमने रेक्टिफिकेशन के अप्लाई किया। और रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन जायज कब होता है, ओनली इफ देयर इज सम अपेरेंट मिस्टेक। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट मालूम पड़ता है, अरे यार ये तो सिली मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कोई डिनाई भी नहीं कर सके, आर्ग्यूमेंट का स्कोप भी नहीं हो। जैसे बताया, लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स थोड़ी 12.5 लगता है, तो 12.5 लगता है, ऐसा ऑब्वियस मिस्टेक होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसलेनियस एप्लीकेशन। ओके, और उसका भी सेक्शन है 254(2),
सी आईटेट जो मेन ऑर्डर देता है ना वो 254(1) है। थोड़ी बारीकियां बता रहा हूं मैं। आईटेट जब जैसे आईटेट ने मेन जजमेंट क्या दिया था, भाई एओ सही है, हम तो एओ की साइड में, उसका मेन जजमेंट 254(1) था। लेकिन बाद में रेक्टिफिकेशन होता है तो क्या बोलते हैं 254(2), तो इधर 254(2) लिखा है। तो क्या लिखा, एसएससी फाइल्ड रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर आईटैट, एसएससी ऑल्सो फाइल्ड एन अपील बिफोर हाई कोर्ट। मैंने क्या उससे दो जगह दर्जी लगा, अपनी क्या लगा दी, अर्जी लगा दी, अर्जी दर्जी क्या बोल रहा हूँ, आईटेट को भी बोलता देखो ना कुछ चेंज होता, देखो ना कुछ, आईटेट को भी बोल दिया देखो ना मैं दुखी हूँ, दोनों जगह अपनी अर्जी लगा दी, है ना। एंड फिर जवाब कहाँ से, आईटेट से। देखो, ट्रिब्यूनल अलाउड दी said एप्लीकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर 254(2) एंड रीहर्ड द एंटायर अपील। वापस केस खोल के चलो वापस मीटिंग करेंगे, वापस बातचीत करेंगे। जरा हम ध्यान से सोचते, पहले हमने ईओ का साइड ले लिया था, लेकिन अभी थोड़ा वापस से बातचीत करते। रीहर्ड दी अपील एंड रिकॉल्ड, ये वर्ड रट लो, रीहर्ड, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड मतलब वापस रिफ्रेश किया वो केस को, एंड पास द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ एसएससी। दल बदलू, पहले एओ का साइड ले, फिर एसएससी के साइड में आ गया। फिर देयरफॉर रिट पिटीशन फाइल्ड बाय एसएससी विद हाई कोर्ट वाज आल्सो विड्रॉन। फिर एसएससी ने क्या बोला, अपने फेवर में आ गया ना, तो हाई कोर्ट में जो केस डाला था उससे विड्रॉ कर लिया। इज द ट्रिब्यूनल जस्टिफाइड इन रिकॉलिंग? नो। इन शॉर्ट सब वो तो मैंने पढ़ा ही दिया, मुझे ना कुछ ये वर्ड्स बताने थे। ऐसा कभी लिखा है ना, अपहेल्ड, मिसलेन एप्लीकेशन, ये क्योंकि मैंने नोटिस किया एग्जाम में कई बार लोगों की रीडिंग में ही गड़बड़ हो जाती है, तो सिंपल चीज भी टफ लगती है। फिर ये देखो, हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन का केस लो था, रिलायंस कम्युनिकेशन। फिर ये ट्राई करना, तुमको पता है आईटैट की थियरी में ऐसा एक था कि क्वेश्चन 2 पढ़ाने के बाद पहले ना, ये पढ़ाने के पहले तुमको नॉलेज देना चाह रहा हूँ। ये दो आईटैट की अपील में ना एक स्टे ऑफ डिमांड का थियरी था, स्टे ऑफ डिमांड। स्टे क्या होता है मैं, अपील करने वाला बोलता है यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सी जनरली क्या होता है, अपील करने के पहले टैक्स भर दो, जो आपसे मांगा है भर दो। लेकिन कई बार इतनी बड़ी डिमांड रेस है ना करोड़ों की, कि उतने पैसे ही नहीं अपने पास, वी आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो लोग अपनी डिमांड को रोक देते हैं। स्टे मतलब वो लोग वसूली भाई लोग को रुकवा देते हैं। ये तो जनरली क्या रूल है, जैसे नोटिस और डिमांड आया ना उसके 30 दिन में चुकाना पड़ता है, नहीं चुका है तो वसूली भाई लोग घर पे आना चालू कर देते हैं। लेकिन 30 दिन में चुकाने के लिए पैसा तो होना चाहिए, और पैसा ही नहीं है तो मैं हाथ पे जोड़ के बोलूंगा प्लीज जरा थोड़ा टाइम मेरे को और दे दो, आप वसूली भाई लोग को रुकवा दो। रुकवाना मतलब स्टे। और पता है हम लोग पहली बार सीटा को अपील करते हैं ना, तो सीटा तो क्या है, अनलिमिटेड स्टे दे सकता है। मतलब सीटा क्या बोलता है, ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है, डोंट वरी, मैं तेरा केस देख रहा हूँ, जब तक कि मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा ना तेरे को कोई वसूली भाई लोग परेशान नहीं करे, टेंशन ना ले। ऐसे तो तुझे 30 दिन में, 30 दिन कहाँ से गिनते, नोटिस ऑफ डिमांड, ऐसे तो तुझे 30 दिन में चुकाना चाहिए। लेकिन ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है ना, डोंट वरी, तू मत भर, मैं संभाल रहा हूँ तेरा केस। टिल सीटा गिव्स द जजमेंट यू डोंट हैव टू पे। लेकिन सीटा के केस में एसएससी हार गया। अब हार गया, उसके बाद सिर पे तलवार लटक रही है कि यार मैं तो केस हार गया, अब तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इनिशियल स्टे मिली थी सीटा के जजमेंट तक, लेकिन सीटा में तो मैं हार गया, अब तो मैं सीटा के जुरिस्डिक्शन से भी बाहर आ गया। अब उसको टेंशन हो रहा है, तो नाउ वी कैन रिक्वेस्ट आईटैट। और आईटैट भी है ना इनिशियली 180 डेज का स्टे देता है, और 180 डेज में ना अगर आईटैट जजमेंट ना दे पाई और उसमें एसएससी कसूरवार नहीं है, एसएससी कसूरवार नहीं है मतलब एसएससी हमेशा मीटिंग पे आ जाता था, आईटैट की मीटिंग होती हमेशा बेचारा टाइम पे आ जाता था, मीटिंग अटेंड करता था। लेकिन आईटैट ही थोड़ी ढीली थी, वो लोग जजमेंट नहीं दे पाए 180 डेज में, तो अपने को एक्सटेंशन भी मिलता है। लेकिन एक्सटेंशन कितना मिलता है, 365 डेज तक। और इसके बाद अगर अभी भी आईटैट का जजमेंट नहीं आया तो उसके बाद स्टे नहीं मिलती, इसके बाद स्टे नहीं मिलती है। और एक्ट में लिखा भी है, अब चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, जजमेंट आईटैट का नहीं आया, उसमें चाहे एसएससी कसूरवार है कि हम कसूरवार है, कोई भी कसूरवार हो, अब स्टे आगे नहीं बढ़ेगी। 365 इज द मैक्सिमम स्टे विच वी कैन ग्रांट, ऐसा रूल था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ था,
एक एसएससी ने आईटेट को स्टे के लिए रिक्वेस्ट किया था, लुक हियर। तो आईटेट ने उसको इनिशियली 180 डेज का स्टे दिया, ओके, लेकिन 180 डेज में वो लोग जजमेंट नहीं दे पाए। फिर आईटेट को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने जजमेंट नहीं दिया तो स्टे को बढ़ा दो, तो बढ़ा भी दिया 365 डेज, अभी भी जजमेंट नहीं दिया। और पता है आईटेट जजमेंट क्यों नहीं दे रही थी? उनकी ऑफिस ही आधे टाइम बंद पड़ी रहती थी। आईटेट के अंदर पता है एक जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर बैठते हैं, वो लोग कोई आता है कभी नहीं आता, मतलब वो लोग की तरफ से ही ऑफिस ही ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही थी। और कभी एओ लोग भी मीटिंग वीटिंग अटेंड नहीं करते थे। तो एसएससी अकेला मीटिंग में आके क्या करेगा? आईटेट की मीटिंग में कौन होता है? 2 आईटेट के आदमी होते हैं, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, एक एसएससी एओ होता है। तो एसएससी तो आके खड़ा हो जाता था, लेकिन उन लोग कोई आते नहीं थे, तो जजमेंट देने में डिले हो रहा था। और ऐसे करते करते 365 डेज खत्म। अब एसएससी रिक्वेस्ट कर रहे भाई मेरे को और स्टे चाहिए, और स्टे चाहिए, दे ही नहीं रहे। और वसूली भाई लोग ने वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी। एसएससी की सटक गई। एसएससी कौन था इधर? पेप्सी फूड्स। तो एसएससी ने बोला ये गलत हो रहा है यार, 365 डेज मेरा ऐसे फिजूल में वेस्ट कर दिया, मेरा तो स्टे ही लैप्स हो गया, अब आप वसूली की कार्रवाई कर रहे हो, ये गलत है। चलो मैं अगर लापरवाह हूँ, मैं आईटेट की मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ तो मैं कसूरवार हूँ, लेकिन आप लोग की गलती के कारण टाइम निकलते जा रहा 365 डेज खत्म हो गया, अब तुम लोग बोल रहे स्टे खत्म, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इट्स रॉन्ग। तो एसएससी ने केस ठोक दिया। और पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ऑल्दो इन द एक्ट इट इज क्लियरली रिटन व्हाट, कि 365 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। सुप्रीम कोर्ट बोली ऑल्दो इन द एक्ट इट इज क्लियरली रिटन के ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड, बट ऐसा करना अन्याय हो जाएगा। और हम तो सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पे बैठे, हम अन्याय किसी का नहीं होने दे सकते। एक्ट में ही गड़बड़ है तो हम तो एसएससी के फेवर में जजमेंट देंगे। और सी कभी कभी इन लोग एक्ट की बाउंड्रीज पर भी क्रॉस कर देते हैं इफ इट इज हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी अजीब क्या लगे स्टूडेंट को? अरे एक्ट को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकता है यार? तो सी सुप्रीम कोर्ट क्या, हमने इनकम टैक्स एक्ट को तोड़ा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट किया है। पता है भारत में बहुत सारे एक्ट्स है, लेकिन सब एक्ट का बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माना सुप्रीम कोर्ट को क्या है, लॉ बदलने की इजाजत नहीं है, उनको लॉ के दायरे में रह के ही जजमेंट देना है, लेकिन उनके लिए लॉ मतलब इकलौता इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, उसका बाप भी है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो इधर है ना, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखने जाए ना तो 365 डेज के बाद स्टे एक्सटेंड हो ही नहीं सकता है। मतलब प्योर इनकम टैक्स एक्ट को मतलब क्लोज्ड माइंड से देखे, हाँ 365 डेज का स्टे एक्सटेंड ही नहीं होगा तो एक्सटेंड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन लोग क्या एक नैरो व्यू नहीं रहते। इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखा है कोई भी लॉ एसएससी को इनजस्टिस फेस करवा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी करवा रहा है, तो लॉ गया भाड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन की सुनो। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इधर ह्यूमन राइट्स वो सब मैटर अराइज हो गया ना, इससे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जो इनकम टैक्स में लिखा है भाड़ में गया, इसका स्टे एक्सटेंड कराओ, इसके ऊपर वसूली की कार्रवाई की ना, रुकवाओ। एसएससी का कोई फॉल्ट ही नहीं है। और इस केस में क्या ग्रॉस आईटेट का ही नेग्लिजेंस था, उनकी ऑफिस ही बंद थी। ये देखो इधर लिखा है क्वेश्चन में, दे वर फंक्शनिंग इंटरमिटेंटली, मतलब कभी ऑफिस चल रही है कभी बंद रही है। अरे सोचो ना, मैं आईटेट में 1-2 महीना तो ऑफिस ही बंद पड़ी है, तो गया टाइम ना। मतलब इन लोग ऑन एंड ऑफ वर्क कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ, ऑन है, कभी चालू है कभी बंद है कभी, तो ये क्या तरीका लगा रखा यार? तो एसएससी को तो एकदम ही गलत लगा। और ऐसी सरासर ना इंसाफी है ना, तो भाड़ में क्या इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स लॉ के अगेंस्ट जजमेंट दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हुए। ओके, ये केस जब मैं डिस्कस आधे बच्चे लोग, सर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है तो भी सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? जा सकते इफ इट इज हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक, एज अ सुप्रीम कोर्ट हमें लॉ के दायरे में रहकर जजमेंट देना ना। और हमारे लॉ मतलब इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, ऑल लॉज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द मेन फादर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इधर ये वाली कहानी दी हुई है।
इधर देखो लिखा ही था, उसको 180 डेज का स्टे मिला था, है ना। एंड फिर बाद में बेंच, आईटेट की जो बेंच होती है ना, उसमें 2 लोग बैठते हैं, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटिंग मेंबर, दे वर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मतलब ये देखो, 1 जैन को उसको स्टे मिला था और 1 फेब 26 तक तो इन लोग ढंग से काम ही नहीं करे, 1 साल तो इधर ही बर्बाद हो गया। तो उसने, उसको एक्सटेंशन ही मिला था, देखो 1 साल का 365 डेज का एक्सटेंशन ही मिला था, लेकिन 365 डेज समाप्त हो गए और उसका तो स्टे वेस्ट हो गया ना। सी एसएससी के लिए एक एक दिन कीमती है कि चलो मेरे को और टैक्स भरने की थोड़ी और मोहलत मिल गई। तो एक्चुअली तो टैक्स कब भरना होता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, और उसको टैक्स भरने के लिए और मोहलत मिल रही है, तो उसके लिए तो एक एक दिन कीमती है। और वो दिन रात प्रे करता है, यार मेरे को जब तक मैं टैक्स ना भरूं, मेरे फेवर में ही जजमेंट आ जाए तो मुझे भरना ही ना पड़े, तो उसके लिए एक एक दिन कीमती है। और ये लोग टाइम पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये उसके साथ इनजस्टिस हुआ था। तो ये केस कौन सा था? पेप्सी का, पेप्सी फूड्स, है ना। तो ये देखो, द प्रोविजन इज आर्बिट्ररी, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को आर्बिट्ररी, और इनकम टैक्स एक्ट में लिखा भी है 365 डेज के बाद तेरा कसूर नहीं भी है, मतलब हमारा भी कसूर है, तो भी कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है? आपका मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी फॉल्ट है तो भी, अरे असेसी फॉल्ट में असेसी टाइम पास करता है, तो उसमें 365 डेज वेस्ट हो गया, तो असेसी इज एज फॉल्ट। बट एक्ट में तो क्या लिखा है, मतलब इट विल बी वेकेटेड इवन इफ असेसी फॉल्ट में नहीं है, ये एक्ट में लिखा हुआ भी है। हाँ? तो ये चीज आर्बिट्ररी है, सुप्रीम कोर्ट बोले। क्या लिखा है एक्ट में? इवन इफ असेसी तेरा फॉल्ट नहीं है, हम लोग को पता है 365 डेज के बाद खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है ना, ऐसा थोड़ी है। असेसी अगर सही तरीके से कोऑपरेटिव है, डिपार्टमेंट लोग काम ढंग से नहीं कर, आईटेट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट असेसिस फॉल्ट, और उसमें स्टे वेकेट नहीं होना चाहिए। एनीवेज, ये क्वेश्चन क्या एक बार पास्ट पेपर में आ चुका है, लेकिन क्या पॉपुलर क्वेश्चन है ना, इसलिए एक बार करवाना पड़ता है। पढ़ाते टाइम मेरे मन में भी चल रहा है कि काफी लोग को पता भी है और एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्या भरोसा, कभी रिपीट भी हो जाता है, भरोसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा? असेसमेंट ऑफ विंध्यास लिमिटेड was completed under section 143(3) with an 143(3) हुआ था, मतलब रेगुलर असेसमेंट, विद एन एडिशन ऑफ 21 lakhs टू द रिटर्न इनकम। मतलब जो भी हमने रिटर्न में इनकम दिखाई थी ना, एओ ने 21 लाख बढ़वा दिया और ऑर्डर पास कर दिया अंडर 143(3). फिर असेसी ने क्या किया? अपील की सीटा में। अपील क्यों की थी? अरे उनको ये 21 लाख का एडिशन बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, उसके लिए अपील किया होगा। अब क्या बोल रहा हूं मैं? इन दिस बैकड्रॉप एग्जामिन फॉलोइंग इश्यूज। तो एक एक करके आंसर बताओ। बैकड्रॉप क्या है क्वेश्चन का? एक आदमी के रेगुलर असेसमेंट में 21 लाख एओ ने जोड़ा है और असेसी दुखी है, उसके लिए केस किया हुआ है। ये बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। बेस्ड ऑन द फ्रेश इंफॉर्मेशन दैट देयर वाज एस्केपमेंट ऑफ द इनकम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। सेम मतलब जिस ईयर का ये रेगुलर असेसमेंट हुआ है ना, जिसके लिए असेसी ने अपील किया है ना, उसी ईयर के लिए कोई इंफॉर्मेशन मिली अबाउट एस्केपमेंट, मतलब कुछ इनकम छुपाई हो, मालूम पड़ा, तो कैन एओ इनिशिएट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग व्हेन द अपील इज पेंडिंग बिफोर सीटा। अरे हमने सीटा में अपील किया हुआ है ना। जनरली क्या रूल है, अगर अपील वाले किसी को देख रहे हैं तो बीच में कोई टांग मत अड़ाओ, हम बड़े लोग हैं, ये जनरल रूल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपील वाले किसी आदमी को देख रहे तो उस आदमी को छेड़ो ही मत। अपील वाले जो मैटर को देख रहे हैं ना, उसमें कोई भांजी मत मारना, मतलब उसमें कोई इंटरफियर मत करना, टांग मत अड़ाना। ठीक, कानून कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि चलो हम शिरीष व्यास का केस देख रहे हैं तो शिरीष व्यास को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। क्यों? शिरीष व्यास के केस में करोड़ों मैटर होंगे, बच्चों से फीस, गूगल ड्राइव, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये फास्ट ट्रैक बैच है, खर्चा वर्चा, हजारों मैटर है उसके धंधे में।
तो हाँ, शिरीष व्यास का जो मैटर अपील वाले देख रहे हैं उसमें कोई टांग मत अड़ाना, क्योंकि हम लोग देख रहे तो बीच में क्यों अड़ा रहा है कोई, हम संभालेंगे। दैट मीन्स शिरीष व्यास का कोई दूसरा मैटर कोई टच करना चाह रहा है तो करो। और इधर ऐसा ही हुआ था, शिरीष व्यास ने 21 लाख को लेके झगड़ा किया था अपील में, तो 21 लाख के लिए सीटा में अपील गई थी ना, तो ये मैटर में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, बिकॉज वेन, और इंटरफियर कौन, एओ करना चाह रहा, और एओ तो जूनियर होता है ना, तो 21 लाख के मैटर में कोई इंटरफियर मत करना। बट एओ क्या बोल रहा है, मैं उसको इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, मेरे पास फ्रेश इंफॉर्मेशन है। ये कीमती वर्ड था, फ्रेश मतलब फ्रेश। इट इज नॉट 21 lakhs वाला मामला, इट इज न्यू थिंग। ये बच्चे रीड करके नहीं समझ पाते कि मैं तो स्ट्रेस करके बताऊं, लेकिन कितने बच्चों का ये वर्ड पे ध्यान ही नहीं गया होगा कि फ्रेश इंफॉर्मेशन मतलब क्या है। जो 21 लाख का मैटर है जिसपे अपील चल रही है, एओ क्या बोल रहे हैं, हम उसके अंदर टांग ही नहीं अड़ा रहे, उसके लिए अपील वाले जो सोच रहे सोचो। एओ तो क्या बोल रहे हैं, हमको उस आदमी का एक फ्रेश इंफॉर्मेशन मिला है जिससे मालूम पड़ा उसने इनकम छुपाई है, तो किसी की चोरी का मालूम पड़ा तो छोड़ेंगे कैसे। हाँ चलो, 21 लाख को लेके ही एओ बोल रहा है, ए सर सीटा सीटा रुको, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जो शांति रख, अपील मैटर को हम देख रहे हैं ना, तो उसमें आप इंटरफियर मत करो, ओके। बट ऐसा तो था नहीं, तो आंसर क्या लिखना चाहिए, कैन एओ इनिशिएट रीअसेसमेंट, यस। जस्ट बिकॉज वो आदमी अपील में गया है, आदमी को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलता ऐसे। वो आदमी का वो मैटर कौन सा जो अपील में घुसा पड़ा है उसको टच मत करो, कोई बाकी सब मैटर तो खुले। जैसे मैं प्रॉपर्टी भाड़े पे देता हूं, तो मेरा भाड़े की प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसका अपील करो, लेकिन मेरी कोचिंग क्लास में मैंने कुछ झोलझाल किए तो उसको लेके तो मेरा केस रीओपन हो ही सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल मर्जर, मतलब वो आदमी पार्शियली अपील में मर्ज हुआ है, बाकी का पार्ट उसका खुला पड़ा है, कत्ल करो उसकी बाकी पार्ट को लेके, लेकिन जो पार्ट अपील में गया है उसको टच मत करो। तो इधर आंसर यस है कि नो है, यस। कैन एओ इनिशिएट, यस। एक्चुअली पता है पूरे इनकम टैक्स में यही रूल है, ये तो खाली सेक्शन 147 को लेके क्वेश्चन टेस्ट किया था ना, बट इसको तुम लोग जनरलाइज कर सकते हो कि कभी भी अपील वाले किसी आदमी को देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि उस आदमी को टच ही मत करो, उस आदमी के उस मैटर को मत टच करो जो अपील वाले हैंडल कर रहे हैं, अदर मैटर्स को टच करना अलाउड है, ये जनरलाइज ही कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन एओ पास एन ऑर्डर अंडर 154 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज नॉट बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। सी अभी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील क्या था, 21 लाख, तो इसके अलावा कोई दूसरे मैटर्स में अपेरेंट मिस्टेक हो गया तो उसके लिए एओ 154 की छेड़खानी कर सकता है, कर सकता है ना। इसको मत टच कर बस, जिसके लिए अपील चल रही है, और अपील है ना हमेशा एक मैटर के लिए होता है। भले हम लोग बोलते हैं कि मैं रेगुलर असेसमेंट से खुश नहीं हूँ, लेकिन असेसमेंट में तो क्या कंप्यूटेशन सब कुछ होता है, लेकिन हमारा झगड़ा तो कोई पॉइंट को लेके होता है ना, तो वो पॉइंट के अलावा बाकी सब पॉइंट टच किए जा सकते हैं। तो कैन एओ, यस। बट इधर क्यों, क्योंकि इश्यूज आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। अगर इधर ऐसा क्वेश्चन होता तो और इश्यूज विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, जैसे इसी इश्यू को लेके एओ बोल रहा है, अरे सर अपील वालों रुको, इसमें कुछ अपेरेंट मिस्टेक है, वो नहीं कर सकते। ये मैटर अपील वाले देख रहे हैं ना, तो मिस्टेक है तो उनको भी समझता है ना, संभालेंगे ना ये लोग। फिर ये पढ़ो, कैन असेसी कंपनी सीक रिवीजन अंडर 264 in respect of matters other than those preferred in appeal। टेल मी, इधर असेसी ने किसके लिए अपील की थी, ये 21 लाख का एडिशन हुआ है ना, उसके लिए वो गया था अपील में। अब उसके पास कोई अदर मैटर है, अदर मैटर मतलब वो 21 लाख के एडिशन को लेके कुछ अलग है, उधर भी वो दुखी है और उस दुख के लिए वो 264 में अप्लाई करना चाह रहा है सीआईटी को, तो वो अलाउड नहीं है। जो 264 है ना,
एक कंडीशन के साथ आया है कि अगर 264 में आना है ना तो पूरा ही इधर आओ। थोड़ा तुम अपील में रोना धोना कर रहे हो, थोड़ा 264 में, इट इज नॉट अलाउड। एक बार इसकी विजुअल मेमोरी ले लो, ये देखो। दुखी एसएससी के पास दो रास्ते, अपील की राह पे जा या फिर रिवीजन भी करवा सकता है सीआईटी सीसीआईटी को रिक्वेस्ट करके, लेकिन ये स्ट्रिक्टली आइदर और है। पार्टली इन अपील, पार्टली इन रिवीजन इज टोटली नॉट अलाउड। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। जाना है तो पूरा अपील में जा, और रिवीजन में आना है तो पूरा ही इधर आ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग कि हम लोग अदर मैटर्स के लिए 264 प्रेफर कर सकते हैं। नहीं, अपील में घुस गया ना तो टोटली उधर मर्ज हो जा। एक्चुअली पूरे इनकम टैक्स लॉ में 264 ही टोटल मर्जर है। एक बार वो आदमी अपील के लपेटे में आया ना, उस आदमी को 264 मिलेगा ही नहीं, भले वो दूसरा रोना धोना भी 264 में गा रहा है, इट्स नॉट अलाउड। तो 264 इज द एक्सेप्शन वेयर टोटल मर्जर अप्लाइज। लास्ट केस देखो, कैन कमिश्नर मेक रिवीजन अंडर 263? 263 कब होता है? जब एसएससी को कुछ एडवांटेज मिल गया है, डिपार्टमेंट का घाटा हो गया है, और वो सीआईटी के आंखों में हाय राम देयर इज एन एरर विच इज प्री जुडिशियल टू द गवर्नमेंट, तो उसको वो रिवाइज करने का पावर रखता है। ये देखो 263 की मेमोरीज फ्रेश कर रहा हूँ। ऐसा था कि एओ लोग जो ऑर्डर पास करते एरोनियस प्लस प्री जुडिशियल, तो उसको सीआईटी सीसीआईटी रिवाइज करने का पावर रखता है। तो सी इधर क्या पूछ रहे, कैन सीआईटी मेक रिवीजन अंडर 263 फॉर मैटर्स अदर देन, सॉरी गलती से बोला, वो मैटर्स कवर्ड इन अपील एंड अदर मैटर्स। मतलब क्या बोल रहे बोलो, अपील मैटर्स को भी ले ले, अदर मैटर को भी ले ले। अपील मैटर को मत ले, अदर मैटर को ले। जैसे इधर अपील मैटर कौन सा था, ये, तो इसमें कुछ भी एरर हो प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट, इसको मत टच करो क्योंकि ये अपील मैटर है। अदर मैटर के लिए कर सकते हैं। इन शॉर्ट पूरा इनकम टैक्स है ना मैटर वाइज चलता है, मैटर वाइज। तो ये क्वेश्चन 3 था। सी क्वेश्चन 3 सिंपल था, बट यू नो बेसिकली इधर मैं जनरलाइज करवाने के लिए सम लिया, चाहे सेक्शन 147 हो, 154 हो कि 263 हो, सब में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर चलता है। खाली सेक्शन 264 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर चलता है। ओके सी, इसका डाउट क्या मालूम है कि अभी मैंने क्या बोला, एक दुखियारे आदमी ने कुछ मैटर के लिए अपील किया तो टोटली अपील में जाना पड़ता, फिर अदर मैटर्स के लिए इधर अलाउड नहीं है। मतलब पार्टली इन अपील, पार्टली इन रिवीजन इज नॉट अलाउड, है ना। लेकिन एक एसएससी बोलता है अरे भाई मैं इधर अपील किया हूँ कुछ मैटर के लिए, और इधर में जो जा रहा हूँ ना 264 में, वो कोई दूसरे ईयर के लिए है, ईयर अलग है तो चलेगा, सेम ही ईयर के लिए कुछ दुखों के लिए अपील में जा रहा है, कुछ दुखों के लिए 264, वो डिसअलाउड है। बाकी ईयर अलग है तो चलेगा, ऐसा थोड़ी हो। नहीं तो सोचो ना कितना फनी है, मतलब एक साल में को अपील कर लिया तो फ्यूचर में मुझे जिंदगी भर अपील में रहना पड़ेगा। जिंदगी भर नहीं, वो ऑर्डर के उस साल के सारे दुख अपील ही अपील में घुसेंगे, अपील ही अपील में। उस साल के इस ऑर्डर को रेस्ट्रिक्ट किया है। नेक्स्ट ईयर आई हैव अ चॉइस टू हेट अपील, इग्नोर अपील एंड गो फॉर 264। ईयर वाइज होता है ना वो तो। टोटल मर्जर फॉर अ ईयर, ओके, नॉट फॉर योर लाइफ। फिर ये देखो, मैं क्वेश्चन नंबर, ओके चलो ये ले लो। ये क्वेश्चन है ना, इसमें सेंटेंस में थोड़ा उलझेंगे तो मैं तुमको ड्राइंग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन 4 हो रहा है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। एक से ना मैं कुछ ही बताना भूल गया था, एक जनरल बात है, ये कुछ सेक्शन रट लो। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मेरे को पता है यार ये क्या है, कभी भी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन नंबर डाल देते हैं और बच्चे को सेक्शन नंबर ही नहीं पता तो कंफ्यूजन में आ गया। तो सी याद रखो,
254(1) बोलेंगे ना तो आईटेट का मेन ऑर्डर है। 254(2) रेक्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, मिसलेनियस एप्लीकेशन। 254(2)(a) स्टे ऑफ डिमांड। आईटेट मालूम इनिशियली 180 डेज का स्टे देता है, फिर एक्सटेंड हो सकता है, वो 254(2)(a) में लिखा है, इतना रट लो। ओके, फिर अभी मैं इस क्वेश्चन पे था ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ना ये ड्राइंग देखो। ड्राइंग में एकदम सिंपल लगेगा। एक असेसी था, बहुत दुखी था। दुख कौन देता है असेसी लोग को? शुरुआत में दुख देने वाला एओ ही होता है। तो एओ ने दुखी किया था तो वो सीटा के पास गया। सीटा में अपील करने का टाइम 30 डेज है। फिर सीटा से भी दुखी हो गया, आईटेट में चला गया। आईटेट में जाने का टाइम क्या है? 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब सीटा का जजमेंट रिसीव हुआ था। एंड ऑफ द मंथ जब सीटा का जजमेंट रिसीव हुआ था। फिर आईटेट में जाके भी दुखी हो गया। तो आईटेट में दुखी होता है ना, तो पता है लोग क्या करते? तो हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है, आईटेट को ही बोलो कि कुछ अपेरेंट मिस्टेक है। अरे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एग्जाम में, वैसा ही कुछ बता रहा हूँ। तो आईटेट में दुखी होता है तो जनरली तो क्या है, अगर ऐसा दुख है कि कोई सीरियस मैटर है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन आईटेट ने दुखी किया है कोई सिली मिस्टेक से। जैसे आईटेट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स चेप दिया, जबकि होना चाहिए लॉन्ग टर्म में 12.5। ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, ऑब्वियस मिस्टेक, तो आईटेट को ही बोल रेक्टिफाई करो। लेकिन आईटेट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया है विच इज ग्रेव डिबेटेबल मैटर, गो टू हाई कोर्ट। सी इधर एसएससी ने क्या किया, आईटेट से दुखी हुआ ना तो उसने क्या किया, आईटेट को ही वापस अप्लाई किया कि सर जरा वापस देखो ना, आपने फिलहाल तो मुझे दुखी किया हुआ है, आपके मेन ऑर्डर से तो मैं बहुत दुखी रो रहा हूँ, लेकिन आई एम अप्लाइंग फॉर रेक्टिफिकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 254(2). वो उस लोग ने की और बोला जरा देखो शायद आपसे अपेरेंट मिस्टेक हुई होगी, देखो। लेकिन आईटेट ने बोला हम लोग से मिस्टेक नहीं हुई है, सब सही है, रिजेक्ट कर दिया। और इसमें ना इसका एसएससी का बहुत टाइम वेस्ट हो गया। टेल मी, आईटेट को अप्लाई करने का टाइम पता रेक्टिफिकेशन के लिए? यू हैव टू अप्लाई विद इन 6 months। और उन लोग रिप्लाई कब करेंगे उसका टाइम नहीं है, मैंने पढ़ाया हुआ था तुमको के रिप्लाई का टाइम नहीं दिया है। तो रिप्लाई का टाइम नहीं, तो रिप्लाई बहुत टाइम के बाद आया। और बाद में एसएससी को शौक लगा, अरे मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, हम तो इस उम्मीद में बैठे थे रेक्टिफिकेशन होके अपना दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इन लोग की दिमाग की बैंड बजी, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस करने का सोचा। लेकिन हाई कोर्ट में केस करने का टाइम क्या है? 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटेट जजमेंट। और आईटेट का जजमेंट तो कहीं पहले आ चुका था। और जजमेंट आने के बाद तो हम लोग रेक्टिफिकेशन के चक्कर में फंस गए थे ना। लेकिन अब अपने को लग रहा नहीं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, 120 days खत्म हुआ तो क्या हम एक्सटेंशन मांगेंगे? और एक्चुअली रूल है, अपील करने में हम लोग थोड़े लेट हो जाते हैं ना, और कोई जेन्यून रीज़न है ना तो अपने को कंडोनेशन मिलता है। लेकिन जेन्यून रीज़न हो तो ये भाई साहब के रीज़न क्या था? यार हम लोग आईटेट के चक्कर में थोड़ा उलझ गए थे तो हम लोग का बहुत टाइम बर्बाद हो गया। अब इतना टाइम बर्बाद हो गया, उस चक्कर में हाई कोर्ट को हम लोग लेट अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो क्या हुआ था एग्जैक्टली। इन लोग हाई कोर्ट में जो 120 days में अपील करनी थी ना, वो 39 days का डिले हो गया। इतना ज़्यादा डील है, चलो थोड़े बहुत दिन का भी डील नहीं, 439 days का डील है। और हाई कोर्ट ने जब पूछा ना क्यों भाई इतना लेट, हम तो नहीं कंसिडर करेंगे आपका केस, तो उनका रीज़न क्या था? यार हम लोग आईटेट में उलझ गए थे थोड़ा। ये वैलिड रीज़न नहीं है। तुमने आईटेट में ट्राई मारा, क्या ट्राई मारा? रेक्टिफिकेशन। तो तुमको साइड बाय साइड हाई कोर्ट में अपील कर देनी थी, क्यों नहीं किया? नहीं हम लोग को स्ट्राइक नहीं हुआ। ये स्ट्राइक नहीं हुआ वैलिड रीज़न नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टक अप इन रेक्टिफिकेशन इश्यूज, बट यू कुड हैव पैरेलली फाइल्ड एन अपील, जैसे उन लोग ने किया था। अभी एक क्वेश्चन कराया था ना स्वीडन वाला, स्वीडन ही था ना, स्वीडन में डेल्टा इनकॉर्पोरेशन, तो उन लोग ने तो स्मार्टली किया था, आईटेट को भी दरख्वास्त डाल दी और हाई कोर्ट में भी अर्जी डाल दी अपनी, तो वो तो स्मार्ट वर्क था। और उनका आईटेट में दाल गल गई ना, तो फिर तो केस भी विड्रॉ कर दिया हाई कोर्ट से। लेकिन ये बेचारे इनोसेंटली के आईटेट के चक्कर में घूम गए
अब इन लोग जब हाई कोर्ट में गए तो इतनी देरी हो गई कि उस डीले को जेन्यून नहीं माना जा रहा है. सी जेन्यून मतलब अनअवॉइडेबल रीजन. दिस यू कुड अवॉइडेड बाय मेकिंग पैरेलल अपील इन हाई कोर्ट व्हाइल योर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन वाज लाइंग बिफोर ITAT. तो जो चीज पॉसिबल थी नहीं की तो इट कैनॉट बी सेड अनअवॉइडेबल रीजन. दिस यू कुड अवॉइडेड. ये तेरी लापरवाही है. एक्चुअली पता जब हाई कोर्ट ने एक्सटेंशन नहीं दिया ना तो भड़क के सुप्रीम कोर्ट में चले गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले पागल है क्या, इसमें एक्सटेंशन मिलता ही नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट में चमाट मार के भगा दिया. पहले तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हम लोग इतना लेट केस लेते ही नहीं है. तो उसने सुप्रीम कोर्ट का कंप्लेंट डाली. ये क्या तरीका है, इतना लेट क्यों नहीं ले रहे, हमारा जेन्यून प्रॉब्लम था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोले जेन्यून प्रॉब्लम है, पागल है, ये जेन्यून प्रॉब्लम नहीं है. उसको ठुकरा दिया. ये भी रियल लाइफ स्टोरी है. देखो कंडोनेशन रिजेक्ट हुआ ना उसका, तो दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको घास भी नहीं डाली. और ये घटना घटी थी किसके केस में, स्पिनेकॉम. ये देखो स्पिनेकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये रियल लाइफ स्टोरी थी. स्पिनेकॉम की जिंदगी में ऐसी घटना घटी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के भगा दिया. इतना डिले चलता नहीं है. चलो डिले चलता है प्रोवाइडेड इट इज अनअवॉइडेबल एंड जेन्युइन रीजन, बट योर रीजन इज नॉट वैलिड. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इधर से पढ़ोगे ना थोड़ा उलझ जाओगे. एक सेकंड, थोड़ा है ना लास्ट क्वेश्चन में बताना है कुछ मेरे को. ये पढ़ो ना, 260A लिखा होता है ना, ये हाई कोर्ट के अपील का सेक्शन है. 268 याद है, 260A ए. और ये लिमिटेशन एक्ट है ना, क्या बोलता है मैं, यार टाइम लिमिट्स को लेके इतना कट्टर मत बना करो यार. ये जनरल लॉ है, ठीक है, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, लेकिन टाइम लिमिट को लेके कट्टर मत बना करो. अगर कोई जेन्यून रीजन है विच इज अनअवॉइडेबल तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो. तो असेसी ने यही तो दावा किया था कि रहो फ्लेक्सिबल हमारे साथ. लेकिन फ्लेक्सिबल कब रहेंगे, अगर कोई जेन्यून अनअवॉइडेबल रीजन है. तो इस चीज मतलब असेसी ने ये एक्ट इन्वोक किया. लिमिटेशन एक्ट में बोला है कि टाइम को लेके इतना खड़ूस मत बनो, तो फ्लेक्सिबल रहो. तो ये असेसी का आर्ग्यूमेंट था. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे इस एक्ट का मतलब क्या है. यस ठीक. क्वेश्चन 1 का उसका डाउट है कि ITAT ने जजमेंट बदल के एओ के फेवर में था, एसएससी के फेवर में चला गया ना. तो वो उसका चला ही नहीं ना. फिर एसएससी सिर पीटने लगा, रहे यार हमने उस चक्कर में हाई कोर्ट से केस विड्रॉ कर दिया. अभी कुछ नहीं हो सकता है. केस विड्रॉ हो गया, वापस नहीं डाल सकता अभी. तो 120 डेज तो खत्म हो गए होंगे ना. फिर बोले नहीं नहीं हम लोग का वो उधर फ्लॉप हो गया तो वापस, तो वो भी वैलिड रीजन नहीं है. वो वाले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या केस विड्रॉ कर लिया ना, अभी तो वापस डालना चाहे तो डाल, लेकिन 120 डेज तो खत्म हो गया ना. अब तू डीले के लिए रीजन दे रहा है कि हम लोग क्या ITAT के चक्कर में फंस गए थे, उधर भी वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखना. क्वेश्चन 5 की कहानी इधर है. ये देखो, एक असेसी था, असेसी का नाम देख लो, यूरेनस LLP. कोई पार्टनरशिप हो में LLP. इन लोग का ऑर्डर पास हुआ था 143 में. रेगुलर असेसमेंट हुआ मतलब क्या, रिटर्न फाइल करते तुरंत स्क्रूटिनी आ गई और पकड़े गए हम लोग. और ऑर्डर देखो कैसे पास हुआ था. जो भी हमने रिटर्न में इनकम दिखाई थी उसमें 2 चीज को जोड़ा गया था. कौन सी 2 चीज, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और एक्सेस इंटरेस्ट. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, कभी भी इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ता है कि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, और वो इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे वो कहाँ से आए नहीं बता पाया, उन लोग ब्लैक का मानते और उसमें 60% टैक्स मारते, 25% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अरे इतना भारी टैक्स आता है. कब, जब मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसे होते हैं ना वो कहाँ से आए मैं समझा नहीं पाया. जैसे मेरे केस में बोले शिरीष वैद आपके वहाँ से गोल्ड पड़ा है, कहाँ से आया,
समझा ही नहीं पाया। हाँ, था मेरे पास पैसा था, कहाँ से आया बोलना। पैसा था हमको भी मालूम है, ऊपर से नहीं आया गोल्ड, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो गया काम से, अनएक्सप्लेन्ड हो गया। लेकिन मैंने स्मार्टली बताया कि गोल्ड के लिए पैसा पैसा कहाँ से है, मतलब मेरे पास पैसा कहाँ से, बच्चे देते, पढ़ाता हूँ, फीस मिलती है और उसका टैक्स भी भरा हूँ। ये तो जोरदार एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन लोग के केस में क्या था, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो इन्वेस्टमेंट तुमने कहाँ से खरीदा उन लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको डीम्ड इनकम मान के 60% टैक्स चेप दिया और एक्सेस इंटरेस्ट भी डिसअलाउ हुआ था। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन में 12% तक ही अलाउड होता है, एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड होता है। तो ऐसे करके ऑर्डर पास हुआ था। फिर सुनो मेन कहानी, ऑर्डर की डेट देख लो ना, 15 जून 2025 को ऑर्डर पास हुआ था। अब एसएससी ने क्या किया, इस मैटर के लिए अपील किया सीटा को। बोले ये सर ये अनएक्सप्लेन थोड़ी होता है यार, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ समझ नहीं रहा है। सीटा बोले ये क्या तेरा फालतू एक्सप्लेनेशन है, मतलब उधर एसएससी की दाल नहीं गली, केस हार गया हो। अब ये तो केस हार गया, अब उसको ना एक्सेस इंटरेस्ट को लेके भी तकलीफ है कि एसएससी लोग को कुछ भी ऐड होता है तकलीफ ही होती है ना यार। ऐड होता है तो इनकम बढ़ के टैक्स ही आता है ना, तो इस तकलीफ के लिए तो सीटा में गया, उसकी दाल नहीं गली। लेकिन दूसरी तकलीफ क्या है, इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन, वो एक्सेसिव बोल के क्यों डिसअलाउ किया, इसके लिए वो कुछ करने का सोच रहा है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, या तो 154 में जाऊं या 264 में जाऊं, ये कंफ्यूजन है। करो एडवाइस इसको। अरे एक्सेस इंटरेस्ट को लेके कंफ्यूजन है, और तुम लोग सीए हो ना, तो तुमसे सलाह मांग रहा है। कौन सलाह मांग रहा है, कौन है आदमी, कौन है, यूरेनस एलएलपी, ये तुझसे सलाह मांग रहा है। सीए साहब हमारे ये तो पोपट हो गया, ये तो अपील में हार गए, चलो जाने दो, उसमें हमको अभी लड़ना भी नहीं है। ये एक्सेस इंटरेस्ट के लिए सर आप बताओ 154 में जाए कि 264 में जाए। तो एक चार्टेड अकाउंटेंट, नॉलेजेबल चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते क्या बताओगे उसको? 264 तो सोच भी मत कि 264 इज डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। तुम अपील में गए ना तो 264 नहीं मिलेगा, तो क्लाइंट बोलेगा नहीं लेकिन हम अपील में तो ये मैटर को लेके गए ना, लेकिन तू वो मैटर भी लेके गया ना, तू टोटली अपील में मर्ज हो गया है। 264 के तो तेरे लिए द्वार बंद है, वो तो बता था डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर। 154 को लेके क्या सलाह दोगे? हाँ 154 में जा सके, 154 में क्या है, पार्शियल मर्जर है, और तेरा ये मैटर अपील में गया था ना, ये तो एक अलग ही मैटर है, इसके लिए 154 ले सकता है। लेकिन उसको डिस्क्लेमर देना, प्रोवाइडेड कुछ अपेरेंट मिस्टेक है तो, नहीं तो तेरा 154 में भी कुछ होने नहीं वाला है, 264 में तो जा ही मत। 154 ट्राई मार सकता है, वो भी ट्राई मार सकता है, क्यों बोलना है? 154 भी सक्सेसफुल कब होता है? ओनली इफ देयर इज एन अपेरेंट मिस्टेक। जैसे इधर ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा कि पार्टनर्स लोग को इंटरेस्ट 12% के अंदर ही दिया है, फिर भी वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 6% का प्रोविजन, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ भी फेक एग्जाम्पल बना रहा हो रहे हैं। और जबकि इनकम टैक्स एक्ट तो बोल रहे हैं ना 12% तक अलाउड है, लेकिन ये वो बोल रहा है नहीं नहीं वो फिर भी मैं डिसअलाउ करूंगा। तो देर इज एन अपेरेंट मिस्टेक, एक्ट में क्लियर कट लिखा 12% तक इंटरेस्ट अलाउड है, तो ऐसा अपेरेंट मिस्टेक प्रूव हो गया तो 154 में चलेगा। सी एक्चुअली इन लोग ने बताया नहीं इसमें अपेरेंट था कि नहीं, खाली पूछ रहे 154 में स्कोप है, तो आंसर अपना डिप्लोमेटिक होना चाहिए, है प्रोवाइडेड देयर इज अपेरेंट मिस्टेक। 264 तो भूल जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर ये पूरी कहानी बता दी मैंने, पूरी कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गट फीलिंग है ऐसा ही क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 ये देखो, क्वेश्चन 6 भी इधर देखो। क्वेश्चन 6 में आदमी कौन है? ओम एंटरप्राइज। ओके, इन लोग की कहानी देखो, इन लोग का AY 21-22 में एक ऑर्डर पास हुआ था अंडर 143, और इन लोग के ऑर्डर में क्या था, जो भी रिटर्न में दिखाया था ना, उसमें अनएक्सप्लेन क्रेडिट करके ऐड हुआ था।
मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक ऐसी एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, बैंक डेबिट था टू मिस्टर ए। अब टू मिस्टर ए को लेके कार्रवाई हुई। टू मिस्टर ए मतलब क्रेडिट है ना, कौन है मिस्टर ए, ये क्या, मैं कुछ बता ही नहीं पाया। पता चला ए नाम का कोई आदमी नहीं है। तो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, और ए कौन है तो समझा नहीं पाया, तो बैंक तो डेबिट है ना, तो उसको इनकम मान लिया। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसे तो आ रहे हैं ना, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट के सामने टू मिस्टर ए कौन है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन क्रेडिट। तो इनकम टैक्स वाले झंडा गाड़ देते, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये तो बचपन से पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसको इनकम ले लिया। फिर ये 143 की स्क्रूटिनी हुई थी ना, दो एक्सपेंडिचर पे बहुत बहस हुई थी। अरे क्या बहस होती है एक्सपेंडिचर में, कि हमने नेट प्रॉफिट में उसको काटा था और हम तो बोलते कटा हुआ ही रहे, लेकिन एओ बोले मैं डिसअलाउ करूंगा। तो बहसबाजी होने के बाद एसएससी जीत गया, दोनों एक्सपेंस अलाउ हो गए। मतलब ये उसकी फेवर में गई थी बात, लेकिन इधर उसकी पिटाई हो गई थी, उसके इनकम में कुछ ऐड हुआ था। अब देखो क्या हुआ, ये सब हो चुका, कब हुआ था, 15 जून 2022 में। अब इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ा कि ये उसको गलती से अलाउ कर दिया था। अरे ओरिजिनल स्क्रूटिनी में तो बहुत बहस होने के बाद एक्सपेंडिचर पी अलाउ हो गया। अलाउ मतलब नेट प्रॉफिट में कटा हुआ था, कटने मिला, लेकिन बाद में उसको लेके केस रीओपन हुआ। रीओपन मतलब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में ना ये जो चीज़ अलाउ की थी वो डिसअलाउ कर दी। अरे इतना इजी नहीं होता 147 करने के लिए, रफ सीएस में से कुछ होता है, तो वो सब के चक्कर में मत पड़ो। मतलब अज्यूम करो सब कंडीशन फुलफिल हुई थी, प्रॉपर प्रोसीजर निभाए गए थे 4 स्टेप के, एंड फाइनली जो उसको अलाउ किया था उसको डिसअलाउ कर दिया। ओके, डिसअलाउ मतलब नेट प्रॉफिट में कटा हुआ था उसको एड बैक कर दिया, ये भी बात खत्म हो गई। फिर एक्सपेंडिचर आर को लेके ना हमारे सीआईटी को दिक्कत हुई। सीआईटी लोग भी है ना एओ के ऑर्डर पे नजर रखते हैं। क्यों नजर रखते हैं, ये देखो 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 जरा देखो, सीआईटी सीसीआईटी लोग भी एओ के ऑर्डर पे नजर रखते हैं, और नजर पड़ी और पता चला एरोनियस ऑर्डर है, प्री जुडिशियल एंड हार्मफुल टू द गवर्नमेंट है, तो दे हैव द पावर टू रिवाइज इट, है ना। तो सी ऐसा ही कुछ हुआ था इस कहानी में। ये एक्सपेंडिचर आर को लेके ना सीआईटी को लगा अरे ये कैसे अलाउ किया, इट्स एरोनियस, मतलब ऐसा माहौल बना ना, ऐसा कुछ हुआ था। सीआईटी ने देखा भाई ये ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर ही था ना, ये देखो ये देख ऑर्डर ही था ना, ऑर्डर, उसमें एक्सपेंडिचर आर अलाउ हुआ था। सी अलाउ होता है तो एसएससी को मजा आया, लेकिन सीआईटी की राय क्या है कि वो एरोनियस है और गवर्नमेंट का घाटा हो गया, तो वो उसको रिवाइज करना चाह रहा है। ये देखो रिवाइज करना चाह रहा है, और उससे रिवाइज कर भी दिया। रिवाइज कैसे करते, वो ऑर्डर के अंदर ऐसे वाइटिंग मार के कुछ नहीं करते। ये कौन से ऑर्डर में एरर था देख के बता, 143 एओ के ऑर्डर में। तो सीआईडी लोग क्या एक नया कागज बनाते हैं 263 का, उसमें लिखते हैं कि एओ के ऑर्डर में कुछ ब्लंडर हो गया था, एरर हो गया था, तो उसको हम चेंज करके नया कागज बना रहे हैं, उसको रिविजनरी ऑर्डर बोलते हैं 263। तो ऐसा उसने बनाया, ये देखो दिख रहा है वो कागज 263 वाला, और उसमें जो चीज़ पहले अलाउ की थी उसको डिसअलाउ कर दिया। और एक ऑर्डर कब पास हुआ था, 17 अगस्त 2025 को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 263 हुआ तो हुआ, लेकिन क्या टाइम पे हुआ है कि टाइम के बाद हुआ है। 263 होने में कोई खामी नहीं थी, वो तो क्या अगर कोई चीज गलती से अलाउ हुई है, देयर इज एन एरर जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, तो 263 होनी तो प्रबल है, लेकिन टाइम पे हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। तो टेल मी 263 का टाइम लिमिट क्या है बताओ। 2 years from the end of the year when order containing error was passed। तो जब ऑर्डर पास हुआ तो वहां से 2 years था, लेकिन ये आदमी के केस में दो ऑर्डर पास हुए थे, तो यहां से 2 years मापना है कि यहां से 2 years। कि जो बच्चा 263 का जानकार है, यूट्यूब वाले बच्चों, जो बच्चे 263 के जानकार है उनको ये जानकारी होनी चाहिए,
263 का टाइम है 2 years from the end of the year when the order was passed. But there are two orders. So which order? Main order के 147 order. It depends upon error कहाँ है. आंसर ये होना चाहिए. सी मैंने सवाल क्या पूछा बच्चों, इस ऑर्डर से 2 साल गिनना है इस ऑर्डर से, तो बच्चों का आंसर कैसा होना चाहिए? सर वो तो डिपेंड करता है ना. ऐसे आंसर तो बोलो, बोल. हाँ, क्या डिपेंड करता है कि वो एरर कहाँ है. तो सीआईटी ने एरर जो देखा वो किसमें था? एक्सपेंडिचर आर, जो कभी 147 का मैटर बना ही नहीं. 147 की रीओपनिंग हुई थी एक्सपेंडिचर पी को लेके, और सीआईटी सीसीआईटी को पी से तकलीफ नहीं है, आर से तकलीफ है. और आर के लिए तो 147 हुआ ही नहीं था, तो आर इज अ मैटर रिमेनिंग इन द मेन ऑर्डर. तो यहां से 2 years गिनूंगा. अगर सीआईटी बोलता ना इसमें कुछ लफड़ा हो गया यार, इसमें पी में, मतलब पहले अलाउ हुआ तो उसको डिसअलाउ किया, लेकिन ढंग से डिसअलाउ नहीं किया यार. ये कोई ढंग है? ढंग से डिसअलाउ नहीं किया, मतलब पी में ही नुक्स निकाल रहा है, तो फिर ये वाले ऑर्डर को भेज लेंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन सीआईटी को जो एरर मिला है, एरर पर्टेन्स टू व्हाट. तो इस क्वेश्चन में एरर इज ऑफ एक्सपेंडिचर आर विच इज नॉट अ मैटर ऑफ 147, इट इज अ मैटर ऑफ द मेन ऑर्डर. तो यहां से गिनेंगे. तो गिनो यहां से, यहां से देखो, यहां से देखो, इसकी डेट देखो. एक्चुअली ऑर्डर की डेट है ना, ऑर्डर पे लिखी होती है. ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, मतलब ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे पेपर है, डॉक्यूमेंट है कुछ. तो टेल मी, यहां से गिनो. इधर से गिनो. इसका साल का एंड क्या है? 15 जून 22, मतलब 31 मार्च 23. 31 मार्च 23 क्या 2 साल ऐड किया तो 31 मार्च 25 को एंड होगा. 2 years. ये देखो. और भाई साहब ने ऑर्डर कब पास किया है? अगस्त 25, जो कि मार्च 2025 के बाद है. तो ये टाइम बाढ़ हो गया. इसको बोलते हैं बाढ़ बाय लिमिटेशन, या फिर टाइम बाढ़ हो गया है. तो इधर सीआईटी ने गलत किया है. पता है सीआईटी क्या बोल रहा था? मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, क्योंकि उसकी गिनती यहां से हो रही थी, 147 से गिनती हो रही. आज भी पता है इनकम टैक्स वाले भोंदे, उनको पता ही नहीं. उनको क्या लगता है, हाँ एक बार रेगुलर असेसमेंट होने के बाद रीअसेसमेंट हो गया, रीअसेसमेंट, तो पहले का सब स्क्रैप हो गया. ऐसा नहीं होता है. सी तुम्हारा रीअसेसमेंट भी होता है ना, तो अपना ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इज स्टिल इंटैक्ट, साथ में एक रीअसेसमेंट ऑर्डर उसके साथ अटैच कर दो. हर ऑर्डर रीअसेसमेंट होने के बाद वापस भी रीअसेसमेंट होता है बहुत बार. अरे कोई कोई लोग की ऐसी पनौती है, 1 साल का केस बार बार खुलता है. तो जब जब रीअसेसमेंट होगा, एवरी ऑर्डर इज इक्वली वैल्यूएबल, क्योंकि रीअसेसमेंट इज मैटर वाइज ना. पहले एक मैटर का रीओपनिंग का, फिर कोई और मैटर का, फिर और कोई मैटर का, तो हर मैटर का ऑर्डर संभाल के रखो. लेकिन आज भी इनकम टैक्स वालों को क्या लगता है, नहीं एक बार रीअसेसमेंट हो गया तो ये सब स्क्रैप कर देने का यही मेन हो जाता है, और सारी गिनतियां वहां से होती. ये गलत है. ये किसका केस था? आईडीबीआई का. इसके तो है ना, मैंने इतने सालों की टीचिंग में कितने बार केसेस कराए. लेटेस्ट इसका केस लो आईडीबीआई के ऊपर बना था. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था. ये देख लो, आईडीबीआई का नाम देख लो एक बार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना. तो फाइनली कंक्लूजन क्या था? ये देखो, इट्स बार्ड बाय लिमिटेशन, क्योंकि अपना 17 अगस्त का जो डेट है ऑर्डर पास करने का, जो 31 मार्च 25 को आर पार करके चला गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखना. क्वेश्चन 7 में देखो क्या लिखा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस. ओके, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब समझ लो क्या है. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है ना मैम, प्रीवियस जजमेंट्स का क्या वैल्यू होता है बताओ. जैसे पुराने हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, सीटा, अपील में कौन कौन होता है, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना. तो इनके जो पुराने जजमेंट्स हैं उसकी क्या वैल्यू होती है? तो एक रूल है,
पुराना कोई सीटा का जजमेंट है या पुराना कोई आईटेट का जजमेंट है, मैं एओ के सामने रख के उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं करवा सकता। जैसे मान लो मेरी एओ के साथ झगड़ा झगड़ी चल रही है, स्क्रूटिनी में बहस चल रही है, और मैं एओ को बोला तू ज़्यादा बोल रहा, तेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे पास सीटा का जजमेंट पड़ा है, मेरे पास आईटेट का जजमेंट पड़ा है, तो वो जजमेंट में उस पर थोप नहीं सकता। एओ उसको गिनेगा भी नहीं। एओ बोलेगा तू तो ऐसे बोल रहा जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम सीटा आईटेट को गिनते भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस जजमेंट्स, और बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है मतलब वो एओ के ऊपर थोप नहीं सकते। इस आज अगर एओ चाहे ना तो अपना एक अलग स्टैंड, अपनी अलग अकड़ मेंटेन कर सकता है। ही इज नॉट बाउंड बाय प्रीवियस सीटा एंड आईटेट जजमेंट। बट अगर एओ के सामने मैं कुर्सी पे बैठ के बोलूं भाई मेरे पास पहले का हाई कोर्ट जजमेंट है, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का, मैं भी मुंबई वाला हूं और मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो उसको सुनना ही पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग। विच इज बाइंडिंग? जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जजमेंट। लेकिन एओ के सामने मैं बोलता हूँ मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, तो बोले तू किधर का है? मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ तो हट, तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ और अपने मुंबई में तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट का जजमेंट एओ को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मुंबई वाला हूँ और मुंबई वाले को बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिला तो क्या फायदा। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो ऑलवेज बाइंडिंग है। तो प्रेसिडेंट्स मतलब प्रीवियस जजमेंट। व्हेन इट बिकम्स बाइंडिंग, आइदर इफ इट इज जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब ये पढ़ो क्या लिखा है। अब क्वेश्चन में घुसते हैं, सिंपल है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस वुड बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ टैक्स लॉस। मतलब इनकम टैक्स के लॉ में भी डॉक्ट्रिन, मैंने अभी तुमको जो से डॉक्ट्रिन तो मैंने क्या सिखाया, अभी तुमको कुछ ज्ञान दिया ना, रूल बताया, वो डॉक्ट्रिन ने तो सिखाया, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस सिखाया था। अब पूछ रहे इन लाइट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस कमेंट ऑन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रीजंस। मतलब अपने को ये जो 3 स्टेटमेंट दिए ना, उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अरे बचपन में खेलते थे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, बट विद रीजन। ट्रू और फॉल्स में लिखा है ना करेक्टनेस और अदरवाइज। तो सिर्फ पहला पॉइंट क्या लिखा है? रेशियो डेसिडेंडाई, इसको रेशियो डेसिडेंडी भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका। रेशियो डेसिडेंडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन, ये ट्रू और फॉल्स डिसाइड करना है। इट इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटीज। हाउएवर लोअर कोर्ट, tribunal and authorities are not bound by obiter dicta of Supreme Court and per incurium of Supreme Court। मीनिंग बताऊंगा सबका। इन लोग क्या बोल रहे हैं? रेशियो डेसिडेंडी तो बाइंडिंग है, लेकिन ऑबिटर डिक्टा, पर इंक्योरियम ये बाइंडिंग नहीं है। मतलब ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है। किसके ऊपर? इधर लिखा ना लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट का बोल रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के लोअर क्या? हाई कोर्ट। आईटैट भी तो कोर्ट है, ये जो ट्रिब्यूनल लिखा ही आईटैट के लिए। अथॉरिटीज मतलब सीआईटी, एओ लोग सब है ना, तो उन लोग के ऊपर ये तो बाइंडिंग है, ये दोनों चीज बाइंडिंग नहीं है ऐसा बोल रहे। लेकिन सुनो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडी? रेशियो मतलब बेसिस, रैशनल। जैसे आज मैं सुप्रीम कोर्ट बन के जजमेंट देता हूं ना, तो जजमेंट में मुझे खाली ये नहीं बोलना हाँ ये खर्चा अलाउड है। अलाउड है तो क्यों अलाउड है? ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज सेक्शन 36(1) में ऐसा लिखा है, उस कारण से हमारा जजमेंट है कि ऐसा अलाउड होगा खर्चा। तो जो मेरा मेन बेस है ना, उसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। डेसिडेंडी मतलब डिसाइड करने का मेन बेस क्या है, वो तो मेन बेस है। फिर सुप्रीम कोर्ट सुनो जजमेंट देती है, ऐसा होता है लोग जो मेन चीज को लेके जजमेंट देती है ना, उसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। बट इन लोग क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। जैसे मैं भी पढ़ाते रहे बहुत तो एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, नॉलेज होता है, निकलता है थोड़ा यार। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा क्या बोल दिया कि देखो हम लोग का मेन ये बेसिस पे हमारा जजमेंट ऐसा है, प्लस आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो, इस बात का भी ध्यान रख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बोल दी।
इन सब बातों को भी मद्देनजर रखते हैं तो हमारा तो जजमेंट ये होना चाहिए। तो दूसरी बातों को मद्देनजर रखा है उसको बोलते हैं ऑबिटा डिक्टा। प्लस इन लोग ये भी बोलते हैं ये सब को भी साइड में रखो, हम सुप्रीम कोर्ट है, हम इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट गिरी कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हम हमारे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। भाड़ में क्या एक्ट, एक्ट को क्या देखना है, हमारे में बुद्धि है। एक्ट को देखे बिगर अपनी बुद्धि से अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलना इस पर इंक्योरियम। इन लोग ने एक्चुअली मीनिंग भी लिखा है सबका, देखो, विदाउट रेफरिंग टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोलती है अरे ठीक है ये तो इनकम टैक्स एक्ट की जो किताबें वगैरह तो ठीक है, हम बोल रहे हैं ना हमने ऐसे बहुत केस देखे, हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है, हम लोग की बुद्धि ऐसा बोलती है। तो मतलब जहां इन लोग अपना डिसीजन कन्विंस कर रहे हैं विदाउट रेफरिंग टू एक्ट, इसको क्या बोलते हैं, पर इंक्योरियम। और ऑबिटा डिक्टा आर दी एडिशनल रिमार्क्स। जो मेन चीज को तो क्या बोलते हैं, रेशियो डेसिडेंटी, एक्स्ट्रा चीजों को क्या बोलते हैं, मतलब ऑबिटा डिक्टा। ओके, तो अभी क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेन चीज सुप्रीम कोर्ट की तो सब पे बाइंडिंग है, लेकिन ये तो क्या है ऐसे एक्स्ट्रा है ना, नॉट बाइंडिंग। गलत, सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सुप्रीम, उसका सब कुछ बाइंडिंग होता है। जैसे आज तुम लोग मान लो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, मान लो ना, एक बार कर दो ना, एक दिन मान लो मेरी तुम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर बाद में ऐसा नहीं है शिरीष सर डीटी में जो पढ़ाएंगे ना वो ठीक है, बाकी सब यहाँ वहाँ की एडवाइस देते ना, ये करना चाहिए, दिन रात पढ़ना चाहिए, करना, वो सब नहीं सुनने का हमको। डीटी पढ़ाएंगे ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अब डीटी को लेके एक रिस्पेक्ट पल गया अंदर, तो मेरी दूसरी सब बातें भी तुम लोग बाइंडिंग की तरफ फॉलो करते हो ना, इमेज ही बन जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी इमेज बनाओ, चलो मेरी इमेज मत बनाना, मत सुप्रीम कोर्ट की तो बनाओ, उसकी मेन बातें तो सुनो, एक्स्ट्रा बातें भी सुनो। तो इन शॉर्ट ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, जिसमें रॉन्ग बना क्या था, दे आर नॉट बाउंड बाय ऑबिटा डिक्टा और इंक्यूरियम, गलत, दे आर बाउंड बाय एवरीथिंग। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला मैं, कभी कभी क्या दो दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाते सेम मैटर पे। जैसे सुन, 1999 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वही मैटर पे 2002 में एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जजमेंट डिफरेंट, मैटर डिक्टो सेम। मतलब सुप्रीम कोर्ट का माइंड भी बदल जाता है ना यार। जैसे 99 में उन लोग ने एक जजमेंट दिया था कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा ही मुद्दा वापस उठा, कभी उठा 2002 में, तो उन लोग ने अपना जजमेंट बदला। ऐसे इन लोग करते नहीं, दे हैव कंसिस्टेंसी। हाँ, बट क्या है, लॉ इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट से थी, जजमेंट को बदला नहीं, वो अलग ईयर में बदला। 99 का जजमेंट तो उन लोग का इंटैक्ट था, पत्थर की लकीर, फिर वैसा ही मुद्दा उठा होगा फ्यूचर में, तब उन लोग ने एक अलग जजमेंट दिया। तो फिर किसकी सुने, विच एवर इज लेटर, लेटर दी बेटर, विच एवर इज लेटर। क्योंकि सी 99 में पुराने दिनों में माहौल अलग थे, तो उस माहौल को देख के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग सोच लिया होगा, लेकिन जो लेटेस्ट चीज है वो प्रिवेल करेगी। तो whenever two Supreme Court contradicting judgment comes, which will prevail? The one which comes later, whichever is later, जो लेटेस्ट जजमेंट उसकी चलेगी। तो देखो वही लिखा है, टू इररिकंसिलेबल डिसीजंस, मतलब नॉट इक्वल टू साइन किया था ना, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो डिसीजन विद डिटेल डिस्कशन विल प्रिवेल। मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 99 मेरा क्या था और 2002 ना, ये लोग बोल रहे इन दोनों साल में जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिटेल डिस्कशन की थी ना, वो जजमेंट की वैल्यू करो। डिस्कशन डिटेल में गया था कि शॉर्ट में हुआ था, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज विच इज लेटर। ओके, तो ये तो रॉन्ग चीज है, इससे बता रहा हूँ क्या लिखा है, डिसीजन विद डिटेल डिस्कशन शुड प्रिवेल। ऐसा थोड़ी होता है यार, डिसीजन विच कम्स लेट दैट विल प्रिवेल, ये राइट आंसर है। तो ये देखो, ये पॉइंट सी थोड़ा पढ़ने में ट्रिकी लगे, पढ़ो। लोअर अथॉरिटीज में डिविएट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट।
only in a situation to keep the issue alive where the department has not accepted the decision and has taken the matter to Supreme Court. मतलब इधर पता है एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था और जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है. ओके, जैसे मान लो एओ से मेरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है और एओ को बोला ऐसा थोड़ी होता है, ये देख हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का ही जजमेंट लाया, मैं भी मुंबई वाला हूँ. लेकिन एओ ने क्या बोला, देख भाई हम हाई कोर्ट जजमेंट की रिस्पेक्ट तो करते, लेकिन तू जो ये जजमेंट दिखा रहा ना, इस पे हमारा डिपार्टमेंट अभी लड़ रहा है, ये फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अभी. अब फाइनल हो जाता ना तो भाई इसको मैं पूजा करता इसकी. अरे एओ बोल रहा है, मैंने उसके सामने जजमेंट पेश किया ना कौन सा हाई कोर्ट का, तो व्हाट इज इट सेइंग, हाँ ये जजमेंट को मैं मान लेता, आई नो इट इज बाइंडिंग ऑन मी, लेकिन तू जो ये जजमेंट बता रहा ना, इसके लिए फिलहाल हमारा डिपार्टमेंट लड़ रहा है, इससे लड़ाई चल रही है ना, तो हम इसको अभी तो नहीं मानेंगे. गलत है, लड़ाई चल रही तो चलने दो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा, यही पत्थर की लकीर है. क्या? जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट. बट ये लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, तो अब इसको क्यों बाइंडिंग रखना है, इसको अभी बाइंडिंग मत रखो, ये रॉन्ग है. ये देखो अभी तुमको समझेगा, मतलब लोअर अथॉरिटी मतलब एओ को ले लो, वो डिविएट कर रहा है, डिविएट कर रहा है मतलब जजमेंट को मान नहीं रहा है, और उसका कारण क्या था, डिपार्टमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड द डिसीजन. मतलब जो डिसीजन में उसके सामने पेश कर रहा हूँ, एओ बोल रहा है हाँ ये डिसीजन माना कि हाई कोर्ट का, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना, तो एक्सेप्ट नहीं करने से उसका वैल्यू थोड़ी डाउन हो गया यार. तो वो चक्कर में वो मान नहीं रहा है, तो वो एओ गलत है. दे कैन डिविएट लिखा है, आंसर इज दे कैन नॉट डिविएट. वंस हाई कोर्ट जजमेंट हैज कम ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन, इट इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग, इवन इफ द मैटर इज स्टिल बीइंग लिटिगेटेड सुप्रीम कोर्ट, लेट इट बी लिटिगेटेड. हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा ना और वो कुछ अलग है तो ये फीका पड़ जाएगा, लेकिन तब तक यही पत्थर की लकीर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था. एक्चुअली यहां तक मैंने ना प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन लिए थे. अब है ना क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स है ना, कुछ नए क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स है ना, 8, 9, 10, 11, दीज आर न्यू क्वेश्चन, दे आर नॉट देयर इन माई प्रैक्टिस मैनुअल. ओके, सो जो लोग भी मेरा कंटेंट रिफर कर रहे हैं उन लोग के लिए एड ऑन क्वेश्चन है. ओके, एंड दीज क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम पास्ट पेपर ओनली. ओके, प्लस में ना एक जुडिशियल अपडेट May 26 के लिए जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, उसका भी एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ. और उसमें भी क्या है, ऐसे कुछ 4 क्वेश्चन है ना, उसमें फुल पोटेंशियल एग्जाम में आ सकता है. ओके, और उसका एक अलग से वीडियो डालूंगा. फिलहाल ये जो 4 क्वेश्चन है ना, दीज आर न्यू फ्रॉम माय प्रैक्टिस मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब. ओके, तो सी हियर, ये क्वेश्चन में क्या है पढ़ो, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल, मतलब आईटैट, which is a final fact finding authority, is final. It cannot become subject matter of scrutiny by High Court, as it does not give rise to a substantial question of law. Accordingly, in an appeal, the High Court is precluded from examining the correctness of the determination of, precluded means excluded, High Court is excluded from examining the correctness of the determination of ALP. Examine the correctness of the statement with reference to Supreme Court ruling. See, क्वेश्चन इन लोग क्या बोल रहे हैं, ALP के मामले में हाई कोर्ट का कुछ काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. एक काम कर दो, तुम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये पढ़ो. जो लोग मुझसे अपील का टॉपिक पढ़े उन लोग को शुरुआत में मैं बताता हूँ कि कभी भी अपील करते हैं ना, तो पहले तो सीटा में जाते हैं, फिर हम लोग आईटैट में जाते हैं, एंड फिर आईटैट का जजमेंट अगर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके है ना, तो केस खत्म. लेकिन वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके तो मैटर कैन गो टू हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. ओके, और व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या है, कोई एक्ट वैक्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्ट नहीं देखना है, मतलब प्रूफ, एविडेंस, किसी की गवाही, किसी का एविडेंस, किसी के बिल्स वगैरह को देख के अपने को जजमेंट देना कि ये सच है कि झूठ है. सच झूठ का फैसला सुनाना है विदाउट रिफरिंग टू लॉ. फैक्ट का मतलब ही क्या है, फैक्ट, सच झूठ का पता लगाना विदाउट
रिफरिंग टू लॉ, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब उसमें एक्ट भी रिफर करना पड़ता है। तो इधर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एएलपी के मामले में वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो आईटेट के बाद दी एंड होना चाहिए। ये देखो दी एंड, मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एएलपी का मैटर, तो केस तो बंद होना चाहिए ना, फिर हाई कोर्ट तक तो पहुंचना भी नहीं चाहिए। हाई कोर्ट क्या पहुंचता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। और आर्म्स लेंथ प्राइस में क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ये तो कोई प्रोडक्ट की प्राइस है। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस सच्ची है कि झूठी है, तो सच झूठ की बात है ना। एएलपी तो समझता है इट इज अ जेन्युइन प्राइस। तो एक बार तो मन में क्या आता, हाँ यार ये प्रोडक्ट का $100 सच्चा है कि झूठा है, ये प्राइस सच्चा है कि झूठा है, तो सच झूठ साउंड्स लाइक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो वो हिसाब से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो इट शुड क्लोज हियर आफ्टर आईटेट जजमेंट, इट शुड नॉट गो टू हाई कोर्ट। लेकिन पता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिमाग खराब है आप लोग का। माना कि आर्म्स लेंथ प्राइस में कोई प्रोडक्ट का हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इसका सच्चा प्राइस क्या, झूठा प्राइस क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ डिटरमाइनिंग सच एंड झूठ, बट इट रिक्वायर्स रेफरेंस टू द लॉ। एएलपी कंप्यूटेशन के लिए तरह तरह के सेक्शन है, रूल्स है, और जब सेक्शनों को, रूलों को देखने के बाद एएलपी नक्की होता है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन कहाँ होते हैं, लॉ में। रूल्स कहाँ होते हैं, लॉ में। उसे दिखे बिगड़ तो एएलपी डिटरमाइन ही नहीं हो सकता ना। आज अगर एएलपी डिटर्मिनेशन ऐसा होता ना, हाँ ये प्रोडक्ट का सच्चा प्राइस तो हमें $100 नहीं $130 लग रहा है, ऐसे अपने जजमेंट बेस्ड होता, उसमें कुछ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ऐसे के लॉ में मेथड प्रिस्क्राइब नहीं किए होते ना, देन देर इज नो लॉ फॉर दैट, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बट ऐसा तो नहीं है। हर स्टूडेंट जानता, ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर जानकार है तो, कि एएलपी कैलकुलेशन के लिए लीगल सेक्शन है, और जब सेक्शन है तो लॉ का मैटर है, और लॉ का मैटर है तो हाई कोर्ट में जा सकता है। खत्म। ये पढ़ो, मैं जो मेन चीज बता रहा हूं, देखो लुक, ये देखो एएलपी के लिए ना एक पूरा चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉपिक के लिए। चैप्टर 10 अपना इनकम टैक्स एक्ट है ना, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। तो चैप्टर 10 पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, और उसके अंदर देर इज अ ग्रुप ऑफ सेक्शन 92 से लेके 92F, एंड फिर देर आर रूल्स ऑल्सो, रूल 10A to 10E। पता है मैंने इसको रेड में क्यों लिखा है, ये अपने आंसर के 4 चांद लगाएगा। कि अपने को आंसर में क्या कन्विंस करना, भाई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ मतलब एक्ट, एक्ट मतलब सेक्शन, तो बच्चे को ये सब हाईलाइट करना पड़ेगा। तो इतना भी लिख दिया ना एग्जाम में, भाई एएलपी के लिए चैप्टर 10 हैज टू बी रेफर्ड फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, देयर आर सेक्शंस, देयर आर रूल्स फ्रॉम इनकम टैक्स रूल्स 1962, so these things are written in law, so obviously it's a question of law, and whenever there is some substantial question of law, high court has a role to play। तो पहले जो स्टेटमेंट दिया तो नॉट करेक्ट था। स्टेटमेंट में क्या दिया था, हाई कोर्ट का कोई काम नहीं ये सब में है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इन द केस ऑफ सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इसकी कहानी है ना थोड़ी बहुत गोल गोल घुमा के दिया है। इसको मैं ना बेस्ट है ना अपने ड्राइंग के थ्रू पेश करता हूँ। क्वेश्चन 9 हो रहा है, क्वेश्चन 9 लुक, ये देखो स्टोरी की तरह लो इसको। एक ऑर्डर पास किया था एओ ने 15 दिसंबर 2023 को, एंड द ऑर्डर वाज फाउंड एरोनियस बाय सीआईटी। सी एओ लोग काम करते हैं ना, उस पर निगरानी कौन रखता है, सीआईटी सीसीआईटी लोग, और उनको मालूम पड़ा कि कुछ एरर है और उससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, तो उसको 263 में रिवाइज कर दे। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो देयर वाज एन ऑर्डर पास बाय एओ व्हिच वाज एरोनियस, व्हाट हैपेंड, सीआईटी ने उसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने के लिए ऑर्डर पास होता है ना 263, कब किया, डेट पे ध्यान देना, डेट के ऊपर ही क्वेश्चन है। 15 दिसंबर को मेन ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ एरर था, तो उसको सीआईटी ने रिवाइज कब किया, 26 मार्च 2026 को। ओके, फिर इसके बाद देखो क्या हुआ, ये 263 में मालूम है सीआईटी ने क्या बोला, ये एरर ही इतना थर्ड क्लास है ना,
ये ऑर्डर को फाड़ो, एओ को बोला तो वापस से असेसमेंट कर। ठीक, कुछ एरर तो ऐसे होते हैं ना, उसमें एओ का मेन ऑर्डर को फाड़ते नहीं है, एक नए कागज पे कुछ लिखा पढ़ी करके काम सलट जाता है। लेकिन कभी कभी एरर ही ऐसा डेंजरस है, ये क्या किया है, खत्म, फाड़ के फेंको, एओ को बोला वापस से असेसमेंट कर। जैसे टीचर लोग कैसे बच्चों को डांटते हैं, होमवर्क ढंग से नहीं किया, पेज फाड़ दिया, बोले वापस सम सॉल्व कर गया, तो वैसा ही कुछ हुआ था। 263 में CIT डायरेक्टेड एओ टू मेक फ्रेश असेसमेंट। ये देखो, CIT डायरेक्टेड एओ टू मेक फ्रेश असेसमेंट। तो ये ने बोला ठीक है सर, मैं वापस करूंगा, मैंने असेसमेंट एरोनियसली किया था, वापस से करूंगा। तो उससे वापस से असेसमेंट चालू किया। और पता है जब कभी भी असेसमेंट होता है 142 वगैरह सब आता है, इंक्वायरी 142 याद है ना, राय नोटिस वो सब था, तो एओ ने वो कार्रवाई चालू कर दी है। देखो, फ्रेश असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू हुआ और उसके लिए एक नोटिस अंडर 142(1) भी इशू किया था। नोटिस अंडर 142(1) में क्या क्या होता है, रिटर्न भरो, अकाउंट्स प्रोड्यूस करो, इन्फॉर्मेशन। तो इधर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने की बात आई। मतलब एओ ने बोला कि भाई हमको सर ने बोला है कि हमने असेसमेंट जो किया था एरोनेसली वापस से करने का बोला गया है, तो उसके लिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर। उसके लिए 142(1) नोटिस भेजा, जो असेसी को मिली। और असेसी को ये नोटिस देख के शौक लगा कि क्यों, इन्फॉर्मेशन किसके लिए चाहिए और विच ईयर। तो एओ ने बताया भाई इस साल के लिए। अरे भाई इसका तो ऑर्डर हो गया था ना अपना। बोले नहीं, वो मेरे बॉस ने बोला कि एरोनियस है, तो मेरे को वापस से फ्रेश असेसमेंट करने का आदेश आया है। बोले ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब असेसी वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ एरोनियस ऑर्डर को 263 में अटैक करके रिवीजन का एक्शन हुआ। ही वॉज टोटली अनअवेयर। असेसी को तो कब मालूम पड़ा, जब एओ ने फ्रेश असेसमेंट का प्रोसीजर चालू किया ना, उसमें जब 142(1) की नोटिस आई, तो असेसी एक बार शॉक में, 142(1) क्यों, ये तो उस ईयर के लिए है जिसका मेरा असेसमेंट ऑर्डर एओ ने पास कर दिया है। एंड ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 263, बोले 263 का मेरे पास तो कुछ ऑर्डर ही नहीं है, मेरे पास भी तो 263 का ऑर्डर होना चाहिए ना। तो एओ ने बोलो आपके पास 263 का ऑर्डर नहीं है, तो उसको ऑर्डर का कॉपी दे दिया। ये देखो, लुक हियर, कब दिया, 29 मई 26। मतलब क्वेश्चन का माहौल कुछ ऐसा है कि 263 हो भी गया था, पर असेसी के हाथ में उसकी कॉपी नहीं थी, है ना। मतलब उसको वो कॉपी कब मिली, जब फ्रेश असेसमेंट का आदेश एओ ने फॉलो किया, उसके लिए जब 142(1) नोटिस भेजा, तब असेसी ने अपना वो फीलिंग एक्सप्रेस किया कि आई एम अनअवेयर ऑफ 263, मेरे पास तो ऐसा कोई कागज आया ही नहीं। ओके, एक्चुअली एकदम अनअवेयर तो नहीं बोल रहा हूँ, 263 होता है तो असेसी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ता है, बट अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड के बाद जो मेन कॉपी तो मिला ही नहीं ना, तो असेसी थॉट के वो तो ऐसे ही CIT मुझसे बात करने को बुलाया होगा। ये पॉइंट नोट करना, 263 में असेसी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देनी पड़ती है, तो वो भी हुआ होगा। लेकिन आफ्टर दैट 263 का ऑर्डर पास हुआ, तो हमें भी तो मिले ना कॉपी, ये असेसी ने बोला। और उसको वो कॉपी फिर इवेंचुअली कब मिली, 29 में 26 को मिली। वो एओ ने बोला चल तेरे को नहीं मिला था, मैं तेरे को कॉपी देता हूं। उसको कॉपी दिया, डिस्पैच किया, रख अभी तू। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 263 असेसी अभी क्या झगड़ रहा है, वाह 263 का ऑर्डर मुझे अभी मिला है, जो 2 इयर्स के बाद चला गया। हम तो सुने हैं 263 2 इयर्स में होना चाहिए, 2 इयर्स में होना चाहिए, और ये देखो, फील द गैप। अभी एसएससी के नए नाटक चालू हो गए। पहले तो बोला हमको तो 263 मिला ही नहीं, उसने बोला तो उसको दे दिया। ये देखो किस डेट को दिया, 29 डेट पे ध्यान दो ना, 29 मई 26 को मिला। अब उसके नाटक क्या है, 29 मई 26 को 263 मिल रहा है। ऑर्डर कब पास हुआ था जिसके अंदर एरर था, 15 दिसंबर 23। तो ये तो 2 साल के बियॉन्ड हो गया। और आपके 263 सेक्शन में क्या लिखा है, 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स। ये तो मुझे तो 2 इयर्स के बाद मिला है। मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, 263 पास होना इंपॉर्टेंट है। सी उससे लेट मिला, उससे 2 इयर्स डिसाइड नहीं होता है। 263 में 2 इयर्स पता है कि नहीं यूट्यूब बच्चों,
2 years के अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए, पास। रिसीव कब हो रहा है वो रेलेवेंट नहीं है। तो पासिंग देख, पास कब हुआ था, बोलना मुझसे 26/3/26, वो टाइम पे हुआ कि नहीं वो देखो। मतलब गिनती ऐसे होनी चाहिए, लेकिन 80 से ऐसे गिन रहा है कि हमको तो बहुत लेट मिला है। टेल मी एक बार 2 years काउंट करके बताओ ना इसका। एंड ऑफ द ईयर व्हेन एरोनियस ऑर्डर वाज पास, तो इसका एंड ऑफ द ईयर इज 31 March 24, और वहां से अगर 2 साल पकड़ेंगे तो 31 March 26, ये डेट तक ऑर्डर पास होना चाहिए। और ये देखो परफेक्टली उसके पहले ही था। पासिंग शुड बी विद इन 2 years, लेकिन एसएससी ने क्या आरोप लगाया, ये पासिंग वासिंग नहीं, रिसीविंग शुड हैपन इन 2 years, और उसका रिसीविंग 2 years के बाद हुआ था। एक्चुअली 2 years अपना कब खत्म हुआ, 31 March 26, और उसको रिसीविंग कब हुआ, 29 में। तो दैट्स नॉट रॉन्ग, तो बस खत्म। एसएससी का कंटेंशन इज इनवैलिड because 263 doesn't mandate that order should be received by the assessee within 2 years. It simply says order should be passed. See, passing और receiving में फर्क है। पास मतलब क्या है, जब सीआईटी ने अपने हाथों से वो कागज बनाया ना, ये 263 का पेपर है, वो कागज बनाया, उसमें एक तारीख डाली थी, वो तारीख कौन सी थी देखो, 26/3/26, वो तारीख डाल के कागज बन गया ना, मतलब ऑर्डर पास हो गया। दिस शुड हैपन इन 2 years। बाद में वो कॉपी एसएससी के हाथ लेट आई, बाद में आई, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो ये देखो राइट चीज मैंने इधर हाईलाइट की है। 2 years ऐसे गिनते, देखो ये देखो मैंने ऐसे बोला होना है ना ये, और वो टिक क्यों किया, टिक मार्क मतलब सही हुआ है। और एसएससी क्या बोल रहा था, ऐसे गिनो, और ऐसे गिनना रॉन्ग है। ओके, बट क्यों, बट 263 किया ना। सी, वो एक अलग ऑप्शन ढूंढ रहा है कि सर ऑर्डर में अगर गड़बड़ होता है तो 147 भी कर सकते हैं। सी, एओ के ऑर्डर में कुछ लफड़ा होता है ना, उसको एओ भी रीओपन कर सकता है 147 में, प्रोवाइडेड ही हैज गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रफ सीएस, या सीआईटी भी उसको रीओपन कर सकता है। वो रीओपनिंग के 2 ऑप्शन है, लेकिन वो जोन में क्यों जाना है। इधर क्वेश्चन दी क्वेश्चन, मतलब आंसर दी क्वेश्चन, डोंट क्रिएट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन। इधर आंसर क्या देना चाहिए कि 263 किया है, तो वो टाइम पे हुआ था कि नहीं, तो टाइम पे हुआ था ना। कि तुम जो सुझाव दे रहे हो ना सर 147 भी कर सकते थे, अरे अपना 263 फेल हो रहा हो तो ना, 263 थोड़ी फेल हो रहा है, 263 हमने सक्सेसफुली किया है, वो बात अलग है। मतलब इसका डाउट एक अलग जनरल ट्रैक पे जा रहा है कि अगर एओ के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको 147 में केस को रीओपन भी कर सकते हैं, तो करो ना। वो तो रियल लाइफ में क्या करना उनकी चॉइस है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 263 किया है तो वक्त पे किया कि लेट, वक्त पे किया, क्योंकि पासिंग शुड बी इन 2 years, नॉट रिसीविंग। रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर बाय द एसएससी में हैपन आफ्टर 5 years ऑल्सो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रिसीविंग कभी हो, लेकिन पासिंग ऑफ द ऑर्डर शुड हैपन विद इन 2 years टाइम, एंड दैट हैज हैपेंड ऑन टाइम, सो इट्स वैलिड। 263 में एसएससी पार्टिसिपेट करता है, ऐसे मैंने वो क्लैरिफाई किया ना 2 मिनट पहले। 263 होता है ना तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड मिलती है, और बातचीत होता है, फिर बातचीत होने का जो ऑर्डर का कॉपी होता है ना, मोस्टली मिल जाता है, लेकिन इस केस में नहीं मिला होगा उसको कॉपी। कॉपी फिजिकल डिलीवरी होना चाहिए ना, फिजिकली 263 आ गया मेरे हाथ में, ये नहीं हुआ होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्लैरिफाई किया ना कि 263 रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटी बिंग हुआ होगा, लेकिन कई बार एसएससी ने क्या सोचा कि 263 में बुलाया, बातचीत किया, ये किया, बहस हुआ, लेकिन फाइनली क्या हुआ उसको पता नहीं, ऑर्डर बना नहीं बना, बना तो मुझे तो मिला ही नहीं। फिर बाद में उसने अपना ये ग्रीवेंस एक्सप्रेस किया तो उसको कॉपी रिसीव करवाया। अब रिसीव करवाने में देरी हुई तो उसमें कोई कसूरवार नहीं है, क्योंकि लॉ पासिंग के ऊपर
टाइम लिमिट लगा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। एओ जो फ्रेश असेसमेंट करेगा ना, ओके, वो फ्रेश असेसमेंट विल बी अंडर दैट सेम सेक्शन 143। ओके, एक जनरल क्वेश्चन आ गया, सुनो। कभी भी एओ को फ्रेश असेसमेंट का टाइम, फ्रेश असेसमेंट बोलते वापस से करो, उसका भी 12 मंथ्स का टाइम होता है फ्रॉम दिस पासिंग एंड ऑफ द ईयर। पासिंग देखो 263 का पासिंग कब हुआ था, बता कब पासिंग हुआ था, 26/3/26, उसका एंड ऑफ द ईयर के बाद 12 महीना। मतलब ये जनरल बात करो, यूट्यूब वालों सुनो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जनरल पॉइंट है कि कभी भी एओ लोग को आदेश मिलता है ये काम करो, असेसमेंट वापस से करो, तो जो आदेश वाला ऑर्डर पास होता है ना, उस साल के एंड से 12 महीने में फ्रेश असेसमेंट करना पड़ता है। एनीवे से जनरल क्वेश्चन था, बराबर। सी, जैसे एसएससी को ये कॉपी मिला, तो एसएससी का इधर तो क्या ऑब्जेक्शन था, 263 टाइम पे नहीं हुआ है, तो वो तो गलत है ना, वो तो मैंने बताया टाइम पे हुआ है ना, क्योंकि टाइम पे हुआ है कि नहीं उसके लिए पासिंग शुड हैपन विद इन 2 ईयर्स। अब उसका एक दूसरा डाउट है, लेकिन सर अगर 263 अगर एसएससी को पसंद नहीं है तो अपील भी तो कर सकता है ना, आईटेट में आ सकता है वो। लेकिन ये बातें क्यों छेड़नी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसएससी का ये जो दावा है कि मुझे 2 ईयर्स के अंदर ऑर्डर रिसीव ही हो जाना चाहिए था, वो गलत है। यस, सी अगर ये फ्रेश असेसमेंट होता है ना, एओ तो करेगा ही, लेकिन एसएससी बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो 263 को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो लड़ूंगा, तो वो आईटेट में अपील कर सकता है। 263 से कोई भी नाराज है तो यू कैन गो टू आईटेट, तो मैंने पढ़ाया था ना। बट सी दीज आर ऑल जनरल पॉइंट्स अराइजिंग नाउ। मेन व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑन वेदर 2 ईयर्स के अंदर जो काम हुआ है सही था कि नहीं, सही हुआ है ना, जो पासिंग शुड हैपन इन 2 ईयर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 था। फिर क्वेश्चन 10 देखना, क्वेश्चन 10 भी है ना, इतना लंबा चौड़ा दिया, ट्रस्ट में मैं छोटी ड्राइंग में ना इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा, और ऐसा भी नहीं कि ये लैंग्वेज समझेगा तुमको, लेकिन टाइम सेव करने के लिए ये सब मैं कर दो, तुम लोग का टाइम बचा है, बहुत टाइम सेव हो जाता, नहीं तो हम लोग रीड करते बैठे हैं ना, इंटरप्रिटेशन है, दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो ड्राइंग में सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो एक आदमी था, आदमी का नाम चाहिए तो बता देता हूँ, बलराम, बलराम नाम का आदमी था, उसके पास कुछ ज्वेलरी प्राप्त हुई और उस पर आरोप लगा कि अनएक्सप्लेन ज्वेलरी है। अनएक्सप्लेन ज्वेलरी का मतलब क्या है, ज्वेलरी तो ज्वेलरी जैसी दिखेगी ना, वो तो दिख रही है, लेकिन ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सोर्स नहीं बता पा रहा हूँ, तो नहीं बता पा रहा हूँ तो उसको समझेंगे ब्लैक का पैसा है वो, और उस पर 60% टैक्स लगता है, प्लस 25% सरचार्ज, प्लस 4% हेल्थ एंड एन्यूज सेस, उतना टैक्स लगता है। और देखो ये उसकी ज्वेलरी कितने की थी, 63.3 लाख की ज्वेलरी प्राप्त हुई, अनएक्सप्लेन थी, तो इस पर टैक्स लगेगा ना, तो 60% वो सब लगता है। तो सुनो, वो जोन में वो जाओ, पॉइंट क्या था, एओ ने उसका टैक्स भी चार्ज कर दिया। ओके, ये टैक्स कैसे निकला होगा, चाहिए तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लो, 63.3 लाख का इंटू 60% प्लस उसका 25% सरचार्ज प्लस उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कैलकुलेट करोगे तो 49.37 लाख का अमाउंट आएगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी लेवी किया था। ओके, कैलकुलेशन में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, आता हूँ मैं मेन पॉइंट पे। तो ऐसे करके उन्हें ऑर्डर पास किया एंड फिर एसएससी को जमा नहीं, ये देखो एसएससी दुखी है, उसने क्या किया, अपील कहाँ जाएगा, एओ से पीड़ित सीटा के पास जाएगा, सीटा के पास गया और सीटा में एसएससी जीता, सीटा में एसएससी जीता, एसएससी विंस एंड डिपार्टमेंट लूजेस। एसएससी विन मतलब क्यों जीता होगा, मतलब ये साबित हो गया कि ये ज्वेलरी वाइट के पैसों से ली हुई है, इट्स एक्सप्लेन्ड, ये जिन पैसों से ज्वेलरी उसका तो टैक्स वैक्स भरा हुआ है,
ये ब्लैक के पैसों का नहीं है, ऐसा उसके फेवर में जजमेंट आ गया होगा। और पता है कभी भी एसएससी जीतता है ना, एसएससी की जीत डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट आगे काउंटर अपील भी करता है। ईटा के आगे क्या होता है? आईटैड। तो आईटैड में जाना होता है। अब डिपार्टमेंट है ना आईटैड में जाने का सोच रही है, जा सकती है कि नहीं? तो इधर मॉनेटरी लिमिट चेक करना पड़ता है। ये देखो क्या रूल है, देखो कभी भी डिपार्टमेंट को आईटैड में जाना है तो अपने ईगो में नहीं आ सकते, हमको तो बहुत खराब लगा हम लड़ेंगे। ईगो गया भाड़ में अमाउंट देखने का। अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आईटैड में जाके 60 लाख से ज़्यादा का फायदा होने वाला है, टैक्स इफेक्ट, तो ही इन लोग आईटैड में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाना है तो 2 करोड़ से बड़ा अमाउंट के मामला होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो इधर तो फिलहाल आईटैड में जाने का बात हो रहा है, तो आईटैड के लिए अमाउंट क्या, इट शुड बी मोर देन 60 लैक्स। सो जस्ट चेक। ये रूल मैंने तुमको वैसे पढ़ाया था कि स्मॉल केस है तो लेट गो करना पड़ेगा। स्मॉल मतलब 60 लाख से ज़्यादा नहीं है तो लेट गो कर दो। 60 लाख से ज़्यादा है, ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन, तो अपील कर सकते हैं। और 60 लाख क्या होता है? क्या होता है? टैक्स इफेक्ट। तो बताओ अभी इधर पता है कंफ्यूजन क्यों है? 60 लाख के लिए खाली ये लेना है, इसको भी जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद क्या आएगा? जोड़ने के बाद क्या आएगा? 49.37 प्लस इंटरेस्ट को जोड़ोगे तो टोटल 60 के ऊपर ही आ रहा है। वो तो 60 लाख के ऊपर है। तो अब तो लगे 60 लाख से बड़ी अमाउंट का मामला है, फिर तो आईटैड में जा ही सकते। लेकिन अगर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे तो 60 लाख से कम है, तो आईटैड में अपील करना अलाउड नहीं है। तो इधर इंटरेस्ट को नहीं लेते। बता रहा हूँ क्यों, लुक हियर। ये ना, ये अमाउंट्स कहाँ से आती है? सीबीडीटी बताती है। सीबीडीटी का सर्कुलर आता है इसके लिए। तो सीबीडीटी अपना सर्कुलर में ना अमाउंट तो नोटिफाई करती है, 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, लेकिन उसको क्या बोलते हैं लोग? टैक्स इफेक्ट। फिर टैक्स इफेक्ट को समझाते हैं। टैक्स इंक्लूड सरचार्ज, सेस, एवरीथिंग बट नॉट इंटरेस्ट। क्लियर कट सीबीडीटी के सर्कुलर में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ना, तो एक्सक्लूड द इंटरेस्ट, and if you exclude the interest, the pure tax amount is 49 point something, which is less than 60 lakhs. तो आईटैड में अपील नहीं कर सकते, आईटैड में अपील नहीं कर सकते। तो ये वाला क्वेश्चन था। ये दो इधर लिखा था, पढ़ो। इधर गया, ये पढ़ो। सीटा allowed the appeal and the addition was deleted by CIT being satisfied with the nature. फिर क्या लिखा? jurisdiction CIT contemplates filing an appeal before ITAT. ऐसा क्यों लिखा? jurisdiction CIT contemplates, अपील में जाना है कि नहीं ये CIT लोग डिसाइड करते हैं। ये सब मैं पढ़ाया हूँ अपील के टॉपिक में यार, कि अपील में धक्का धक्की कौन खाता, धक्के कौन खाता? AO। लेकिन CIT के नक्शे कदम पे होता है। CIT डिसाइड्स कि हमें आगे लड़ना है कि लेट गो करना है। तो इधर वही बोला ना, CIT कंटेम्पलेट कर रहा है, मतलब सोच रहा है हम आईटैट में जाए, लेकिन वो जा पाएगा कि नहीं? नहीं जा पाएगा। एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि टैक्स इफेक्ट 60 लाख से ज़्यादा नहीं है। और वो कैसे मेजर करना चाहिए? विदाउट इंटरेस्ट, प्योर टैक्स अमाउंट। तो ये था क्वेश्चन 10। नो, इधर पेनल्टी अमाउंट भी नहीं लेना, प्योर टैक्स। इंटरेस्ट ही नहीं लेना तो पेनल्टी तो दूर दूर की बात है। ये अमाउंट्स डिसाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए? टैक्स विथ सरचार्ज एंड सेस, बट नॉट इंटरेस्ट पेनल्टीज। ओके, फिर ये क्या था क्वेश्चन? 9 हुआ ना, फिर सॉरी 10 हो गया ना ये, हाँ 10। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने के पहले ना तुमको एक नॉलेज देना पड़ेगा। ये देखो, हाई कोर्ट में केस करने के रूल्स पता है तुम लोगों को? कोई मैं सिखा पाऊंगा। इसी लोग हाई कोर्ट के पास कब जाते हैं? जब
आईटैट ने कोई जजमेंट दिया है, उसमें मजा नहीं आया और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब हाई कोर्ट में आते, फिर नहीं जमा तो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सी, इमेजिन आईटैट ऑर्डर पास किए एंड इट इज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऑर्डर की एक कॉपी एसएससी को मिलती है, एक कॉपी सीआईटी को, इन दोनों में से नाखुश है, वो हाई कोर्ट में आता है। बाद में क्या होता है मालूम है, मैंने पढ़ाया हुआ है सब यार। फिर हाई कोर्ट क्या करती है, कोई भी केस है तो उसको सीधा एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, फिल्टरिंग करते, फिल्टरिंग। उन लोग देखते हैं कि चलो किसी ने केस तो किया, लेकिन केस में दम है कि नहीं। अगर दमदार केस है, वाह मानना पड़ेगा, केस में दम है, सोचना पड़ेगा, तो इन लोग केस एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन लगा कोई चिंदी केस है, ये क्या फालतू केस है, हम लोग ये फालतू चीज़ों के लिए बैठे क्या, हट, रिजेक्ट। ऐसा होता है, मैंने पढ़ाया था। तो सी, अगर उनको लगा ना केस में दम है तो इन लोग अलाउ करते, वरना रिजेक्ट करते। अब सुनो, ये कैसे डिसाइड होता है कि केस में दम है कि नहीं। सब्सटेंशियल मतलब दमदार केस, दमदार मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके लिए लॉ में कुछ क्लैरिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए पुराने कोई जजमेंट्स अवेलेबल नहीं है, एक यूनिक सिचुएशन आ गया, मतलब देख के लगे यार ये सिचुएशन तो कुछ अलग ही है यार, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन वो लगवाने के लिए ना उनको पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ता है। मीन्स हाईकोर्ट ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है। पहले इन लोग क्या करते, दुखियारा तो क्या अपने स्टाइल में दुख बोल रहे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाँ ठीक है, जो भी तेरे को मजा नहीं आया उसको उन लोग क्या करते हैं, एक लीगल लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि असेसी तो क्या, जो अपील करने वाला तो अपना दुनिया भर का रोना धोना पेश कर देगा, हमें ये अच्छा नहीं लगा, ये नहीं, ये नहीं। फिर हाईकोर्ट बोलती है मुद्दा क्या है, लिखते हैं उसको, फिर इन लोग उसको प्रॉपरली लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग और फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर इन लोग देखते हैं क्या केस में दम है कि नहीं, अगर दमदार है तो एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो ये क्यों बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ था, ये जो हाइपर लिमिटेड है ना, आईटैट में हार गया, तो इन लोग ने हाई कोर्ट में केस किया, और हाई कोर्ट ने किया है ये सब चीजें नहीं की, कौन सी, अरे हाई कोर्ट क्या कर दिया बताया ना मैंने यार, क्वेश्चन को फ्रेम भी नहीं किया, कुछ किए बिगड़ ही जजमेंट दे दिया, बोला हाँ जो आईटैट ने बोला सही है। ये देखो क्या लिखा, पढ़ो, असेसी फाइल्ड अपील टू जुडिशियल हाई कोर्ट बाय फ्रेमिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन। बट ये फ्रेमिंग असेसी ने किया था, असेसी खुद भी अपनी स्टाइल में फ्रेम करता है, लेकिन असेसी का फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कोर्ट का। सी असेसी तो अपने लेमैन लैंग्वेज में डालेगा, जैसे अपने थोड़ी इतने लॉ के ज्ञानी है, अपने तो लेमैन की जनरल लैंग्वेज जो अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिए। तो असेसी ने फ्रेमिंग किया था, बाद में देखो हाई कोर्ट ने क्या किया, विदाउट फ्रेमिंग द क्वेश्चन at the time of admission of appeal, issued notice, heard both the party, decided the appeal, affirming the order of tribunal। मीन्स आईटेट ने जो डिसीजन दिया था उसको लगा वो आईटेट का जजमेंट फाइनल है। लेकिन ये इसमें व्हाट वाज द लैप्स, क्या बोला मैंने, व्हाट वाज द लैप्स, व्हाट वाज द लैप्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम ही नहीं किया। और वो फ्रेमिंग तुमको लग रहा है इस फ्रेमिंग वेमिंग क्या भाई, फ्रेम करके मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन में दम है कि नहीं। कई बार क्या असेसी लोग अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं ना, लगता है बहुत सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है, लेकिन उसको जब लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करते इट डजंट साउंड सो सीरियस, इट शुड बी रिजेक्टेड, बट दैट हाई कोर्ट डिडंट डू, सो दैट्स रॉन्ग। ये देखो मैंने इधर तुम लोग के रेफरेंस के लिए लिखा भी है, पढ़ो। फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग जनरल इश्यूज रेज्ड बाय अपेलेंट इनटू अ प्रिसाइज लीगल क्वेश्चन। ये करना हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। फिर उसके बाद अगर केस में दम लगा तो एक्सेप्ट करो, लेकिन ये चीज इन लोग ने नहीं की तो हाई कोर्ट गलत है। ये देखो फाइनल कंक्लूजन देख लो, हाई कोर्ट इज नॉट जस्टिफाइड सिंस it did not decide the appeal in conformity with the mandatory procedure। What is the mandatory procedure? Whenever someone files the appeal, उसके दुखों को समझ के उसको फॉर्मुलेट करो लीगल लैंग्वेज है, फिर अगर सब्सटेंशियल है तो ही केस एक्सेप्ट करो, वरना रिजेक्ट करो। लेकिन ये प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किया, इसलिए हाईकोर्ट गलत है। ये किस केस में जजमेंट आया था, ए एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ओके।
तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन था अपील्स के टॉपिक में, तो अपने अपील्स एंड रिवीजन के क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। ओके, नाउ यू कीप अ ट्रैक। जो लोग भी यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, एक ट्रैक रखना। मैं जुडिशियल अपडेट जो आता है ना May 26 का, May 26 के लिए कुछ नए केस लो आते हैं, उसका भी वीडियो डालने वाला। ओके, टिल देन बाय। और वैसे अपना रैपिड रिवीजन में अगला सेशन, ये तो अपील का सेशन हो गया ना, अगला सेशन होगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ट्रांसफर प्राइसिंग की थियरी वियरी पढ़ा के रखना, क्योंकि अगला सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या क्वेश्चन कौन से होंगे वो सब मैं प्लानिंग बताऊंगा, बट नेक्स्ट टारगेट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके।